हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज आ चुके हैं अपने एक न्यू लेक्चर के अंदर और अपने क्लास 6 को पढ़ लिया है। क्लास 6 को पढ़ने के बाद में अपने आ चुके हैं यहाँ पर क्लास 7 के अंदर। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। आज के इस लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ पर अपने पॉलिटी को लेकर चल रही हैं। क्लास 7 के अंदर आ चुके हैं, 6 को अपने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो क्लास 7 के अंदर ये पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है समानता इक्वलिटी। तो यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई क्लास 7 के अंदर। क्लास 6 के अंदर आई होप आपने बहुत एंजॉय किया था, वैसे ही आप क्लास 7 के अंदर भी एंजॉय करोगे। कहोगे कि सर क्या मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, एंजॉय तो किया था ना आपने, स्टडी की, ठीक है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर ये जानेंगे चैप्टर फर्स्ट के समानता के बारे में जानेंगे। समानता क्या होती है, इक्वलिटी कैसी होती है। आप घर के अंदर भी समानता कहते हो ना कि मम्मी भेदभाव क्यों होता है, लड़कियों को ये समान कम मिलता है, लड़कों को ज़्यादा मिलता है, ये बातें भी करते हो ना यहाँ पर। तो अपने क्लास 6 के अंदर सेकंड चैप्टर अपने वैसे भी पढ़ ही लिया था भेदभाव के बारे में। तो भेदभाव के बारे में वहाँ पर जान लिया था एंड यहाँ पर समानता के बारे में जान लेंगे। क्लास 6 के अंदर जाना था समानता के बारे में, पर आपने थोड़ा जाना था, यहाँ पर बहुत अच्छे से जान लेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में। ये जो है अपने अच्छे से जानते हुए चलेंगे। तो घर के अंदर ऐसे होता है ना कि मम्मी उसको ज़्यादा सामान मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा फ्रूट्स मिल गए, मेरे को कम मिल गए, तो वो इसीलिए, ठीक है। तो समानता के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर समानता है, कहाँ कहाँ पर असमानता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बातें बहुत होगी, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट हो गया यहाँ पर समानता के बारे में पढ़ेंगे, ऑन इक्वलिटी, ठीक है। चैप्टर अपना ये फर्स्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आप ऐसे करिए, आप अपनी बुक्स लीजिए। यहाँ पर आप अपनी बुक्स का यहाँ पर पेज निकालेंगे। ये जो आपके यहाँ पर पेज दिया हुआ है, सबसे पहले आप ये पेज निकालिए, पेज नंबर 3, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पेज है यहाँ पर, ठीक है, इस पेज को आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ऊपर यहाँ पर लिखा है समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता, ठीक है। ये पेज है, पहले इंडेक्स दिया हुआ है आपके चैप्टर का एंड नेक्स्ट पेज है यहाँ पर इकाई फर्स्ट लिखा हुआ है और भारतीय लोकतंत्र में समानता शिक्षकों के लिए। ये चीज़ उन्हें बताई जाती है, जैसे कोई भी शिक्षक है जो पढ़ा रहा है तो उसको बताई जाती है कि इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, कैसे अपने को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में ये पूरा पेज होता है शिक्षकों के लिए। पर पढ़ता कोई नहीं है, पढ़ाता कोई नहीं है, ठीक है। अपने सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, वो टेंशन मत लीजिए। तो इसके अंदर दोस्तों क्या दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। जैसे पहली बात तो ये है कि ये जो अपना फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर प्लस जो आपका 9 चैप्टर है, ये साथ में इंक्लूड है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर प्लस यहाँ पर जो आपका 9 नंबर चैप्टर होगा यहाँ पर समानता के लिए संघर्ष, जैसे समानता के बारे में यहाँ पर जान लेंगे। और 9 चैप्टर के अंदर है यहाँ पर समानता के बारे में संघर्ष, ठीक है। तो ये अपना 9 चैप्टर इसके साथ में ऐड हुआ है, पर वो आपका इससे अलग कर दिया इकाई से। तो इस चीज़ में यहाँ पर क्या दिया है, शिक्षकों के लिए क्या चीज़ बताई है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारतीय लोकतंत्र में समानता, ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र के अंदर समानता कैसी है, तो देखिए दोस्तों आपको बचपन से ये बताया जाता है कि भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को समानता प्रदान करता है। ये बचपन से रटाया जाता है, बचपन से कह रहे हैं कि कानून के आगे सभी समान हैं। भारतीय जो संविधान है वो सभी को समानता प्रदान करता है, सबके लिए समानता है, सबको न्याय प्रदान करता है। लेकिन वास्तविक जीवन में समानता इससे कोसों दूर है, ये आप भी जानते हो। वास्तविक जीवन में जैसे कोई भी गुंडागर्दी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो जो पैसे वाले होते हैं वो निकल जाते हैं एक्चुअली के अंदर। तो समानता वहाँ पर काम पर चली जाती है उस समय। ये बुक्स के अंदर अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को समानता प्रदान करता है, पर एक्चुअली के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये आपकी बुक्स ही कह रही है, ठीक है। आप उसको पढ़ सकते हो। फिर नागरिक शास्त्र की पहले की जो पुस्तकें होती थी वो संविधान पर चर्चा की होती थी। जो पहले की 6 की जो बुक्स होती थी यहाँ पर नागरिक शास्त्र, तो इसकी जो अब क्या होगी नागरिक शास्त्र, तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये आपके नागरिक शास्त्र की पुस्तक है, ठीक है। इसको पॉलिटी, वैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप वैसे नाम यूज करते हो पॉलिटी, तो वैसे मैं पॉलिटी के तौर पर नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स। नागरिक शास्त्र का क्या मतलब होता है, जैसे आप जो भी लाइफ अपनी सर्वाइव करते हो, आपके व्यवहार के अंदर जो भी चीज़ें होती है तो वो नागरिक शास्त्र के अंदर होती है। जो भी आप खेलते कूदते हो या जो भी इधर उधर बातें करते हो, यानी आपके व्यवहार को जो टच करती है जो बातें, वो नागरिक शास्त्र होती है, ठीक है। यहाँ पर सिविक्स हो गया। तो नागरिक शास्त्र की जो पहले की पुस्तकें होती थी उसके अंदर संविधान के ऊपर चर्चा की होती थी, ठीक है। आप भी पहले देखोगे कि आप अपनी बहन से या किसी से पूछोगे तो जो पहले की बुक्सें होती थी वो एक तो इतनी मोटी मोटी होती थी और उसके अंदर सारा संविधान के बारे में, सारा सरकार के बारे में, सारा रोल मोल ऐसे चलता था। लेकिन जो अब की पुस्तकें हैं,
अब की पुस्तकें वास्तविक जीवन पर है। आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था, सारी की सारी बुक्स संविधान के बारे में कुछ भी नहीं आया, ठीक है, संविधान के बारे में कुछ भी नहीं आया। 1-2 चैप्टर आए थे वो हल्के फुल्के, उसके अंदर गवर्नमेंट के बारे में हल्का फुल्का बताया गया था, बाकी सारे आपकी लाइफ के ऊपर थे। हम कैसे जीते हैं, खेलते हैं, भेदभाव कैसे होता है, असमानता कैसे, तो आपके सारे जीवन पर थी। तो वैसे ये बता रहा है कि लेकिन अब के लोगों के वास्तविक जीवन पर है ये सारी पुस्तकें, जो आपका वास्तविक जीवन है, जैसे आप खेलते कूदते हो तो उसके ऊपर ये पुस्तकें हैं। फिर देखिए, असमानता को मिटाना एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। असमानता भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर है, भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर। ये देखिए पूरे विश्व स्तर में फैला है असमानता, ऐसे नहीं कि इनइक्वालिटी अपने अकेले इंडिया में ही है, पूरे विश्व स्तर में ये फैला हुआ है। तो वहाँ से इसको मिटाना एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे अमेरिका के अंदर अफ्रीकी अमेरिकन के साथ में भेदभाव होता है, रंग भेद की नीति अपनाई जाती है अमेरिका के अंदर भी, तो उसके बारे में अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पहले इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, ये चीज़ें इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर दी हुई है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने यहाँ पर ये क्लियर कर लिया कि शिक्षकों के लिए क्या आदेश थे, क्या चीज़ें बताई गई है शिक्षकों के लिए, वो आपसे शेयर करूँ, आपको मैं बताऊँ। तो दोस्तों ये आपने समझ लिया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर अपने इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो दोस्तों अपने इससे पहले के पार्ट में अपने डिस्कस कर लिया है कि इस चैप्टर के अंदर अपने क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर वो अपने पहले शिक्षकों के लिए अपने डिस्कस किया था, लेकिन अब अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। इस पार्ट के अंदर अपने ये डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अब मैं, ठीक है। पहले वो था, वो बुक का था, वो अब इस चैप्टर का देखिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर के अंदर, समानता के बारे में, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों आप जानते हो कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, वैसे तो मैंने क्लास 6 के अंदर बताया था, लेकिन दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर कई स्टूडेंट ऐसे भी है ना, जैसे कोई यूपीएससी या कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही हैं, वो सीधे क्लास को देखते हुए चल रही हैं, तो इसलिए मैं ये दोबारा यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। लोकतांत्रिक देश का मतलब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो लोग यानी लोगों का जहाँ पर शासन होगा तो वो क्या होगा, लोकतांत्रिक देश होगा, ठीक है। जहाँ पर लोगों का शासन होगा वो लोकतांत्रिक देश होगा, यानी कि लोगों के द्वारा जहाँ पर सरकार चुनी जाएगी तो वो क्या होगा, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश होगा। जहाँ पर वोट पड़ते हैं तो वो कौन से देश होते हैं, लोकतांत्रिक देश होते हैं। और तो कहेंगे बाकी सर कौन कौन से होते हैं, तो एक राजतंत्र होता है, एक तानाशाह होता है। राजतंत्र के अंदर राजा होता है, राजा को चुनने के लिए आप देखते हो कि राजा को चुनने के लिए कोई वोट वगैरह नहीं डालते हैं। अब राजा का पुत्र है तो वो ही आगे राजा बन जाएगा, तो वो वैसे होता है, ठीक है। तानाशाह वो होता है जो किसी को, जैसे राजा है तो राजा को किसी मार कर आप राजा बन जाए, किसी की हत्या कर, तो वो तानाशाह होता है, यानी अपने बल के ऊपर बन जाए तो वो तानाशाह होता है। और लोकतांत्रिक देश वो होता है जहाँ पर लोगों का शासन होता है, जैसे ये सरकार चुनते हैं, यहाँ पर वोट पड़ता है, तो वो कौन सा होता है, लोकतांत्रिक देश। तो दोस्तों आपने ये समझ लिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। फिर देखिए क्लास 6 के अंदर आपने यहाँ पर पढ़ा था कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। तो आपने क्लास 6 के अंदर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था। एक बार और दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, मैं इसको आपको याद करवा देता हूँ। मुख्य तत्व कौन से होते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, यानी की एलिमेंट्स। की का मतलब क्या होता है, चाबी, ठीक है। चाबी, एलिमेंट्स यानी तत्व, की एलिमेंट्स किसके, लोकतांत्रिक, यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार के, यानी जो लोकतांत्रिक सरकार की है, लोकतांत्रिक सरकार है उसकी चाबी क्या है, मेन बात ये समझिए। तो उसके मुख्य तत्व क्या है, तत्व का मतलब जैसे अपने शरीर के अंदर हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये होते हैं ना तत्व, तो वैसे लोकतांत्रिक सरकार की ये मुख्य तत्व की एलिमेंट्स क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लोगों की भागीदारी, अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो वो सरकार लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगी। ये चाबी है उसकी, ठीक है। ये चाबी यहाँ पर कौन सी है, लोगों की भागीदारी, जिसके अंदर लोग भागीदार होंगे वो कौन सी होगी, लोकतांत्रिक सरकार होगी। भागीदार का मतलब पार्टिसिपेट करे, वोट के द्वारा करे, आंदोलन करके करे, चाहे सरकार को बनाए चाहे सरकार को हटाए, यानी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, तो वो लोकतांत्रिक सरकार होगी। फिर संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, अब देखते हो जितने भी संघर्ष होते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, जो भी होता है उसका समाधान भी होता है, ठीक है। चाहे वो शांतिपूर्ण हो चाहे कैसे भी है, उसका समाधान भी किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा तत्व हो गया। थर्ड था यहाँ पर समानता और न्याय, कि लोकतांत्रिक सरकार के अंदर क्या होगी, सभी के लिए समानता होगी। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक मतलब लोगों का शासन,
सभी लोग वोट डालते हैं तो सभी की वैल्यू तो समान है, तो वहाँ पर वैल्यू समान है तो ये समानता होगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो तो वो एक बराबर होंगे और न्याय होगा। ठीक है, जहाँ पर समानता होगी वहाँ पर न्याय तो ऑब्वियसली यहाँ पर होना ही है। ठीक है, जहाँ पर समानता है तो न्याय भी होगी। अब मान लो कि किसी ने अपराध किया है तो जो मुकेश अंबानी को दंड मिलेगा वही एक गरीब को भी मिलेगा और दोनों को बराबर होगी, इक्वलिटी होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लास 6 के अंदर आपने यहाँ पर स्टडी की थी लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में, ये आपने जाना था। ठीक है, ये मैंने रिवाइज कर दिया। फिर देखिए समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता होती है। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता कैसे हो सकती है दोस्तों? समानता लोकतंत्र का मतलब आपने अभी क्या जाना है कि जहां पर लोगों का शासन होगा वो क्या होगा? लोकतंत्र होगा। मेन वर्ड याद रखिए लोग, यहाँ पर लोगों का शासन होगा वो कौन सा होगा? लोकतंत्र होगा। तो अब लोगों का शासन है, अब वोट डालने के लिए जाते हो तो वोट डालने के लिए जाते हो, जितन एक वोट डालती है आपकी मदर एंड एक वोट डालता है आपके फादर, और एक मान लो कि आप उनके बेटे हो तो एक वोट डालते हो आप, वैसे आप शायद डालते हो अगर आपकी एज है तो, अगर वोट डालते हो तो एक आप हो। ठीक है, तो सभी की एक वैल्यू है। यहाँ पर एक वोट ही आपकी मदर डाल रही है, एक वोट ही आपके फादर डाल रहे हैं, एक ही आप डाल रहे हो, तो ये एक ही वैल्यू है। ऐसे तो नहीं भी ये एक वोट है आपकी मदर का, इसका वैल्यू है यहाँ पर 5 रुपये, आपके फादर की फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके फादर है जो इसके वोट की वैल्यू है यहाँ पर 10 रुपये और आपके वोट की वैल्यू है यहाँ पर 3 रुपये। ऐसे तो नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सभी की वैल्यू क्या है? समान है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, चाहे गरीब है, चाहे किसी गरीब से पूछना उसकी भी वैल्यू इतनी ही होगी। ठीक है, वोट की। जब यहाँ पर वोट की वैल्यू समान आ रही है तो यहाँ पर समानता ही आएगी ना, यहाँ पर समानता होगी। अगर अब मान लो यहाँ पर वोट की वैल्यू समान है, अब सरकार को चुनने के अंदर सभी लोगों ने यहाँ पर समान वोट दिया है, समान रूप से कोई भेदभाव नहीं हुआ यहाँ पर वोट के अंदर, तो अब सरकार जो काम करेगी उसके अंदर भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। सरकार जो भी यहाँ पर नीतियाँ लेकर आएगी, जो भी पॉलिसी लेकर आएगी, अब मान लो कोई अपराध कर देता है, चाहे एक गरीब अपराध कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि गरीब को ज़्यादा दंड मिलेगा और अमीर को कम मिलेगा, ऐसा बात नहीं होगा। क्योंकि वैल्यू जब सरकार को चुना था तब वैल्यू समान थी, तो बाद में भी वैल्यू समान होगी नहीं यहाँ पर, तो दोनों को समान दंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया कि वोट की वैल्यू। अब मान लो सरकार को जब समान वोट से चुना है, अब अपने कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर मान लो कि मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपया दिया आपको बिजनेस करने के अंदर और दूसरे व्यक्ति ने भी 1 लाख दिया है। अगर आप कुछ भी करते हो, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई भी कुछ भी करते हो XYZ, ठीक है, तो जितना हक उस व्यक्ति का होगा उतना ही मेरा होगा और उतना ही आपका होगा, तीनों का सेम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर अभी अमीर का भी सेम होता है, गरीब का भी सेम होता है, सभी का सेम होता है, जो भी पॉलिसी वगैरह आती है, जो भी दंड करता है, तो यहाँ पर मेन बात आ जाती है समानता होगी। ठीक है, यहाँ पर समानता, और यहाँ पर क्या है? ये समानता है। ठीक है, समानता वर्ड एक मेन आ गया। तो समानता क्या है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। आप यहाँ पर समझ गए कि मुख्य विशेषता किस प्रकार से है यहाँ पर। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पर समानता यानी इक्वलिटी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपने समानता। इस चैप्टर के अंदर अपने क्या डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, समानता होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। आवश्यक क्यों है, अपने ये भी जानेंगे कि जो समानता है वो क्या जरूरी है, आवश्यक क्यों है, किस लिए आवश्यक है, इसकी नीड क्यों है अपने को। फिर भारत में सब समान है या नहीं, इसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। भारत में ये सब समान है या नहीं, अपने भारत में नहीं अपने पूरे विश्व में देखेंगे कि विश्व में समान है या नहीं। तो इस पूरे के अंदर अपने इस चैप्टर के अंदर ये पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे, ये सारा अपने समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी आपको बहुत सी चीज़ें बताई जाएगी यहाँ पर और बहुत डीप में जाकर समझाएंगे। कोई बात नहीं, आपका लेक्चर लंबा हो जाएगा पर आपको समझ में आएगा और आप जब आपको कोई कंपटीशन की तैयारी करोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी अपनी UPSC के बेस पर ये करने हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले अपने ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर अपने क्या क्या पढ़ेंगे वो सबसे पहले अपने यहाँ पर जानते हैं। अबाउट दिस चैप्टर यानी इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर पे अपने क्या क्या स्टडी करेंगे वो अपने यहाँ पर पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने स्टडी करेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के अंदर समानता कैसी होगी, जैसे
इंडियन डेमोक्रेटिक के अंदर यहाँ पर इक्वलिटी कैसी है, तो वो अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपने ये पार्ट होगा समानता, इंट्रोडक्शन, यानी समानता जो इक्वलिटी है इसका आपका जो चैप्टर है इसका अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो अपने डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, समानता जो है इक्वलिटी है उसकी डेफिनेशन बहुत लार्ज होती है, ठीक है, लेकिन आपके जो चैप्टर में दिया हुआ है उसके हिसाब से अपने यहाँ पर स्टडी करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे कि इस चैप्टर में अपने क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आए थर्ड नंबर पर मताधिकार की समानता, यानी यहाँ पर इलेक्शन के अंदर समानता इक्वलिटी कैसी होगी तो उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। अन्य प्रकार की असमानताएं, क्या और भी अदर्स टाइप्स की भी कोई होती है क्या इक्वलिटीज, तो उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कहानी जातिगत असमानता पर, अपने दो कहानियाँ पढ़ेंगे, एक जातिगत असमानता पर और एक धार्मिक असमानता पर, तो बीच बीच में मैं आपको कहानियाँ भी सुनाते हुए चलूँगा, ठीक है दोस्तों। एंड आगे यहाँ पर है मानवीय गरिमा का मूल्य, तो मानवीय गरिमा का मूल्य के बारे में जानेंगे कि मानव की गरिमा का मूल्य होता क्या है, और गरिमा वर्ड जो है ये कहती किसी है, डिग्निटी जो है, इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र में समानता, तो अपने भारतीय लोकतंत्र के अंदर समानता के बारे में देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में समानता कैसी है उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना यहाँ पर समानता स्थापित करने के तरीके, यानी समानता स्थापित करने के तरीके क्या हो सकते हैं, समानता को कैसे स्थापित किया जा सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पर अपने जानेंगे। फिर 10 नंबर पॉइंट होगा मध्याह्न भोजन, यानी मिड डे मील, तो ये मिड डे मील है तो ये किस राज्य ने स्टार्ट किया, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, कैसी हुई, राज्य का क्या इसके ऊपर निर्णय रहा, तो उसके बारे में अपने यहाँ पर जानेंगे। 11 नंबर पर है अपने यहाँ पर अन्य लोकतंत्रों में असमानता के मुद्दे, जो अदर्स कंट्री है डेमोक्रेटिक उसके अंदर असमानता को लेकर क्या मुद्दे हैं उसके ऊपर अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 12 नंबर नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी ये होगा सिविल राइट्स सफरेज, इसके बारे में अपने यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। एंड 13 नंबर लोकतंत्र की चुनौती, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में अपने जान लेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आती है डेमोक्रेसी के अंदर वो देखेंगे। 14 नंबर है यहाँ पर MCQ क्वेश्चन, एंड यहाँ पर 15 नंबर है NCERT क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से अपने यहाँ पर चैप्टर को यहाँ पर एंड करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक। अब आपको पता चल गया कि इस चैप्टर के अंदर इतने पॉइंट होंगे, तो इस तरह से अपने यहाँ पर स्टडी करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक बात आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पर देखिए क्लास 6 के अंदर पॉइंट कम थे, तो यहाँ पर पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसकी जानकारी के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लास पहले 6 थी, ठीक है, अब आप हो चुके हो क्लास 7 के अंदर, तो आपके जैसे जैसे लेवल्स बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे आपके यहाँ पर इधर ये पॉइंट भी बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़ने भी चाहिए, अगर पॉइंट बढ़ेंगे नहीं तो मज़ा क्या आएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ये इतने सारे पॉइंट, क्या आपको इतने सारे पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, ऑब्वियसली पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी के बेस पर अपने लेकर चल रही है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी पॉइंट होंगे बहुत ही डीप के अंदर जाकर आपको समझाया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, ये वीडियो जरूर आपकी लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि डीप के अंदर समझाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों आप जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे या आगे कोई तैयारी करोगे तो आपको कोई दिक्कत ना आए, और वैसे भी ये यूपीएससी के बेस पर यहाँ पर स्टडी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डीप के अंदर जाकर समझोगे तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लार्ज के अंदर जाना पड़ेगा और काफ़ी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर ये तो समझना ही है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। तो अब जिस हिसाब से कंपटीशन का लेवल चल रहा है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी, वरना आप पीछे रह जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये काम करवाना मेरा है और करना आपका है। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों अब अपने इस पार्ट के अंदर यहाँ पर देखते हैं मताधिकार की समानता, यानी इक्वलिटी ऑफ सफरेज। तो अपने इस पार्ट के अंदर देखेंगे मताधिकार की समानता, कि मताधिकार के अंदर समानता कैसी है वो अपने यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको यहाँ पर पता है कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहते हैं, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश किसे कहते हैं, आपको लास्ट पार्ट के अंदर समझाया था। लोकतांत्रिक देश कौन सा होता है, जहां पर लोगों का शासन होता है, वो कौन सा होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, लोकतांत्रिक देश होता है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों का शासन, ठीक है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसके अंदर क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब क्या हो गया। अब कहोगे कि सर ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, तो सार्वभौमिक, अब इसको यहाँ पर ब्रेक कीजिए, इस वर्ड को टुकड़ों में तोड़िए। सार्व का क्या मतलब होता है, सभी को। वयस्क किसे कहते हैं, जिसकी एज 18+ हो, ठीक है, जिसकी एज 18 से ऊपर है वो क्या होता है, वयस्क होता है। मताधिकार का क्या मतलब होता है, वोट डालने का अधिकार, ठीक है। यहाँ पर लिख लो कि वोट डालने का अधिकार।
जो व्यक्ति वोट डालने का अधिकार यानी मताधिकार। तो अब आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो कि जो व्यक्ति, जो नागरिक 18 साल से ऊपर की है वो सभी क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसी को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। समझ में आ गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। एक बार दोबारा देखिए, सार्व का मतलब हो गया सभी को एंड वयस्क का मतलब हो गया 18+, ठीक है, जिसकी एज 18+ है। और मताधिकार का क्या मतलब हो गया, वोट डालने का अधिकार, यानी वो व्यक्ति जिसकी एज 18 से ऊपर है वो वोट डाल सकता है, ठीक है, उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। तो आगे इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो वो कैसे बना सकते हैं, ये आपने देख लीजिए। प्रत्येक वयस्क नागरिक, ठीक है, प्रत्येक वयस्क नागरिक, वयस्क का मतलब 18 साल, यानी प्रत्येक वो व्यक्ति जिसकी एज 18 साल है, प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, यानी कोई भेदभाव नहीं होगा उसके साथ, बिना किसी भेदभाव के एक वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। आप अपने से बस ये वर्ड आपको याद रखना है, एक 18+ यहाँ पर एज आनी चाहिए, वयस्क वर्ड आना चाहिए, और एक मताधिकार, वोट डालने का अधिकार आना चाहिए। ये 2 वर्ड अंदर आने चाहिए। बाकी आप डेफिनेशन जैसे मर्जी बना लीजिए अपनी मर्जी से, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, वो व्यक्ति जिसकी एज 18+ है तो उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, वो वोट डाल सकता है। जिसकी एज 18+ है वो वोट डाल सकता है सीधे, ठीक है। तो अब आप ऐसे बना सकते हो, कोई भी आपको जैसे याद रहे वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के एक वोट डालने का अधिकार है। भेदभाव किसके आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग के आधार पर कैसे दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थी, ठीक है, अकेले पुरुष ही डाल सकते थे। लिंग का मतलब हो गया पुरुष महिला या फिर 3 जेंडर, जो 3rd जेंडर कहे जाते हैं, तो ये लिंग हो गया। यानी लिंग के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा भी, या अगर लड़कियां तो नहीं डाल सकती, कोई भी डाल सकता है जिसकी एज 18+ हो। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, अभी तू इस जाति का से बिलोंग करता है, मैं इस जाति से हूँ इसलिए मैं डाल सकता हूँ, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। धर्म को लेकर भी नहीं है कि तू मुस्लिम है या हिंदू है इसलिए नहीं डाल सकता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वंश नहीं देखेंगे, ना ही आर्थिक पृष्ठभूमि देखेंगे, तू तो गरीब है इसलिए नहीं डाल सकता, तो कोई भी डाल सकता है। सभी की वैल्यू यहाँ पर समान होगी, ठीक है। ये वोट का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये आपने यहाँ पर समझ लिया। तो इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर मताधिकार की समानता कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ सफरेज, यानी वोट डालने के अंदर समानता, कोई असमानता नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब फॉर, आप एक बार क्या करो, फॉर इमेजिन करिए कि जैसे आप कोई मताधिकार के लाइन में खड़े हो। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आपके बुक्स के अंदर दिए हुए हैं 2 स्टोरी है, तो ये आपको मैं वैसे बता देता हूँ। यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि आप एक मताधिकार की लाइन में खड़े हैं, ठीक है। आपने वैसे देखा होगा, अगर आप वोट डालते हो तो फिर आपको पता होगा, नहीं डालते हो तो आपने वैसे भी देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा कि वयस्क के, जैसे मताधिकार की लाइन, जब कोई मताधिकार का दिन होता है तो मताधिकार की जो लाइन लगती है उसके अंदर मताधिकार के दिन क्या होता है, आप देखते हो कि सब लाइन में लगे होते हैं, ठीक है, सब लोग लाइन में लगे होते हैं यहाँ पर, चाहे वो सामान्य लोग हों, चाहे उद्योगपति हो, चाहे टीचर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई भी पंच हो, या कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे, ठीक है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है यहाँ पर मताधिकार के दिन। तो उस दिन ऐसा लगता है जैसे समानता है, सबके साथ में एक जैसा व्यवहार हो रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं है भी सरपंच है या फिर कोई उद्योगपति है या कोई कर्मचारी है तो उसको पीछे से निकाल कर आगे डाल देंगे भी, हाँ तुम पहले वोट डाल ले, ऐसा नहीं होता। अगर मजदूर आ गया तो मजदूर ही आगे रहेगा। अगर टीचर, मान लो कोई टीचर है या उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, अगर वो लास्ट में लगा है तो वो लास्ट में ही रहेगा, लास्ट में ही वोट डालेगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास में पैसे है तो उसको आगे ले जाया जाए, ऐसा नहीं है। तो अपने वोट वाले दिन देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर समानता होती है, ऐसा ही देखते हैं अपने यहाँ पर वोट वाले दिन तो सभी समानता होती है। और जो बड़े बड़े जिसको उम्मीदवार होते हैं वो भी पैरों में आकर गिरते हैं गरीबों के, भी हमें वोट डालना, यही चीज़ देखते हैं। लेकिन वास्तविक हकीकत कब पता चलती है, वास्तविक हकीकत कब देखते हैं अपनी, जब एक अस्पताल की लाइन में लगना होता है। जब आप अस्पताल की लाइन में लगते हो तब आप दोस्तों मुझे बताइए कि यहाँ पर अस्पताल के दिन क्या होता है। लेकिन अस्पताल की लाइन तो बिल्कुल ही अलग होती है, अस्पताल की लाइन तो बिल्कुल ही अलग होती है। अस्पताल के अंदर क्या होता है, जो संपन्न परिवार से हैं उनको अपने बच्चों को इलाज के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, वे निजी अस्पताल से इलाज करवाते हैं, ठीक है। वोट वाले दिन तो सब सेम होते हैं, लेकिन उसके बाद अस्पताल की लाइन, ये है अस्पताल की लाइन तो फॉर एग्जाम्पल है कि अस्पताल के अंदर अगर बच्चों को इलाज करवाना होता है तो अपने देखते हैं
कि अपने को एक लंबी सारी लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन जो लोग पैसे वाले होते हैं, उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, चाहे टीचर है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे कोई भी है, जिसके पास में पैसे है, कहने का मन तात्पर्य है कि जिसके पास में पैसे है, उनको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता, उनको वेट नहीं करना पड़ता, वो सीधे डायरेक्ट अपने डॉक्टर से मिलते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं। वो क्यों जाएंगे सरकारी के अंदर? उनके पास में पैसे है, अच्छी दवा लेंगे, अच्छा सब कुछ होगा। तो वहां पर पता चलता है कि भेदभाव है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो दिखाया जा रहा है कि भेदभाव एकदम यहाँ पर समाप्त है, कि मताधिकार की समानता एकदम समाप्त है। लेकिन वास्तविक ये कानूनों के अंदर यहाँ पर भेदभाव को यहाँ पर साफ कर दिया गया है, कि भेदभाव को मिटा दिया गया है। लेकिन जब वास्तविक जीवन होता है, वास्तविक जीवन में पता चलता है, जैसे मताधिकार की लाइन में तो एकदम यहाँ पर असमानता दिखाई दे रही है, लेकिन अस्पताल की लाइन में क्या है, अस्पताल की लाइन के अंदर तो असमानता हो रही है ना, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। जो लोग संपन्न परिवार से वो सीधे डायरेक्ट डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाते हैं, अच्छी मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। और जो लोग संपन्न परिवार से नहीं है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, लगभग महीनों तक उनका इलाज चलता है, अच्छी दवाएं प्रोवाइड नहीं हो पाती है, सब कुछ। तो वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है जो एक निजी परिवार को, जो एक संपन्न परिवार को मिल रही है, वो फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिल रही है। जबकि होना क्या चाहिए, जबकि समानता है तो सभी को यहाँ पर समानता का अधिकार है, तो सभी को एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मताधिकार की लाइन और अस्पताल की लाइन के थ्रू मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि वास्तविक जीवन कैसे है, आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मैं कोई आपको अपना व्यू नहीं दे रहा हूँ, ये आपकी पुस्तक कह रही है, जैसी आपकी पुस्तक है तो मैं उसी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको पूरी तरह से समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मताधिकार की समानता, इक्वलिटी ऑफ सफरेज, ये आपने यहाँ पर देख लिया। और अब अपने चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर। देखिए दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि इस पुस्तक का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ सरकार की ऐसे तरफदारी करेगी या सरकार के ऊपर ये सरकार की तरफ ही झुकेगी, ऐसा झुकाव नहीं होगा इस पुस्तक का। ये अपनी लाइफ से रिलेटेड है, जो वास्तविक घटना है वो ही ये पुस्तक बता रही है, ठीक है। तो वो ये अपने को समझते हुए चलना है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत बढ़िया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं अन्य प्रकार की असमानताएं, यानी अदर्स इनइक्वलिटी, ठीक है। अन्य प्रकार की असमानताएं यानी जो मताधिकार की थी असमानता वो तो अपने देख ली, और कौन कौन सी असमानताएं हैं अपने भारत के अंदर वो भी अपने यहाँ पर देख लेते हैं। कि निर्धन होने के अलावा, यानी गरीब होने के अलावा भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि गरीब है तो गरीब एक गरीबी ही असमानता है, गरीबी के अलावा भी और बहुत सी असमानताएं होती है जिसका लोगों को सामना करना पड़ता है। तो वो कौन सी असमानताएं हैं वो अपने जानते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले अपने ये जान लेते हैं कि असमानता होती कितने प्रकार की है, कितनी वैरायटी है इस असमानता की, ठीक है, इनइक्वलिटी की। तो यहाँ पर देखिए जातिगत असमानता, जातिगत असमानता जाति के आधार पर जो होती है इसको कहते हैं कास्ट इनइक्वलिटी, यानी फिर होती है धार्मिक असमानता, ठीक है, धर्म को लेकर कि तो हिंदू है मुस्लिम है, रिलीजियस इनइक्वलिटी, फिर लैंगिक असमानता जेंडर इनइक्वलिटी होगी, क्षेत्रीय असमानता हो गई, रीजनल इनइक्वलिटी होगी। तो देखिए दोस्तों, असमानता बहुत टाइप की होती है और भी बहुत सी हो सकती है, जैसे कि अपने सांस्कृतिक असमानता हो जाएगी, कल्चर इनइक्वलिटी हो जाएगी, और भी बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है, असमानता की। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए मोटे मोटे, जो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पर असमानता के उदाहरण है। जैसे जाति के आधार पर असमानता होती है, धर्म के आधार पर होती है, लिंग के आधार पर, जैसे तू लड़की है या मैं पुरुष हूँ, तू ये काम नहीं कर सकता, झाड़ू पोछे ये लड़कियों का काम है, तो इस आधार पर भी असमानता होती है ना, ऐसे भेदभाव होता है। तो क्षेत्रीय आधार पर असमानता, तो ये वैरायटी हो गई दोस्तों यहाँ पर असमानता की। अब देखिए यहाँ पर जो गरीब थे, गरीब, अब मान लो कि कोई गरीब है यहाँ पर, अब कोई गरीब है तो उसको तो असमानता का सामना करना ही पड़ता है, ठीक है, असमानता का वो तो सामना करेगा, गरीब है वो तो। और गरीब होने के अलावा अगर वो मान लो कि अगर नीची जाति का हो गया, नीची जाति का मान लो कोई भी यहाँ पर एससी कास्ट हो गया या एसटी कास्ट हो गया, ये अगर इस कास्ट का हो गया तो उसको डबल यहाँ पर असमानता का सामना करना पड़ेगा ना। एक तो वो वैसे शर्मिंदा है गरीब होने की वजह से, एक तो गरीब होने की वजह से उसकी इंसल्ट हो रही है, असमानता का शिकार होया खड़ा है, और दूसरा अगर वो एससी या एसटी का नीची कास्ट का हो गया तो उसको तो दोहरा यहाँ पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो इसी को दोहरा भेदभाव भी कहते हैं, ये एक वर्ड आपने याद रखना, दोहरा भेदभाव इसी को कहते हैं, ठीक है।
दोहरा भेदभाव का मतलब हो गया दो तरह से भेदभाव, एक तो वो गरीब हो गया, ऊपर से उसकी कास्ट भी नीची हो गई, ठीक है, तो इसके कारण दोहरा भेदभाव होना पड़ता है। तो ये भेदभाव के टाइप्स मैंने आपको बताया कि जातिगत असमानता होती है, धर्म को लेकर असमानता होती है, लैंगिक असमानता होती है, क्षेत्रीय असमानता होती है। तो ये सारे वर्ड आपने जान लिए। जाति का मतलब हो गया जैसे मतलब कोई एससी कास्ट का है या एसटी कास्ट का है, जो जर्नल वाला है वो ऊंची जाति का माना जाएगा, ठीक है। फिर धर्म को लेकर जैसे कोई हिंदू है या मुस्लिम है, लैंगिक को लेकर जैसे कोई पुरुष है कोई स्त्री है। तो इस तरह से ये वैरायटी हो गई यहाँ पर, ठीक है, असमानता की। उसके बाद में देखिए जातिगत असमानता जो होती है ना, जाति, कास्ट, रिलीजन जिसको अपने कहते हैं, कास्ट इनइक्वलिटी कहते हैं। तो कास्ट इनइक्वलिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम पर देखने को मिलती है। अगर आप गांव में जाओगे, गांव में रहते हो, तो आपको पता होगा कि गांव में जाति को कितना महत्व दिया जाता है। जाति के अंदर क्या है, अब तो जैसे कम होने लग गया, पर अब भी कई एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पर जाति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कोई ऊंची जाति का है तो उसको बहुत अच्छा माना जाएगा, अगर कोई नीची जाति का है तो उसको पानी नहीं पीने दिया जाता, उसको बर्तन अलग होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी असमानताएं देखने को मिलती है। तो गाँवों के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन शहरों में अब विश्वास नहीं करते हैं लोग। शहरों में अब विश्वास करना छोड़ दिया है। पर फिर भी फॉर एग्जाम्पल कि अगर विश्वास नहीं करते तो आप मुझे ये बताइए कि जब शादी करनी होती है तो शादी करनी होती है तब वो क्यों पूछते हैं फिर कि जन्म कुंडली क्या है, या तुम किस कास्ट से हो, तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम्हारा दादी का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, तुम्हारी ये गोत्र रलती है या नहीं, तुम्हारी जात रलती है नहीं, क्यों पूछते हैं उस समय। तो ये कहीं ना कहीं अब भी है जातिगत असमानता, अब भी है जातिगत असमानता। उस समय समाप्त होगी जब कोई जाति की बात ही नहीं करेगा, उस समय मानेंगे भी हाँ जातिगत असमानता समाप्त हो चुकी है। पर फिर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर शहरों के अंदर ये कम देखने को मिलता है, गाँवों के अंदर ज़्यादा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन का स्तर नहीं है, एजुकेटेड लोग कम होते हैं, यहाँ पर किसान ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये नीचे इस गाँव में ज़्यादा देखने को मिलती है और शहरों में ये कम देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पर एजुकेटेड लोग होते हैं। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है तो एजुकेशन के साथ में ये जातिगत असमानता समाप्त हो रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि गरीब होने के अलावा भी और भी बहुत सारी असमानता होती है, जैसे जाति, ये धर्म को लेकर, जाति को लेकर, लैंगिक बहुत सी होती है। तो ये आपने यहाँ पर जाना, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर एक कहानी देखते हैं, और कहानी किसकी है, कहानी है एक यहाँ पर है जातिवाद असमानता पर एक कहानी है ये वाली। तो हम इसको पहले देखते हैं। जातिवाद असमानता पर एक कहानी है, किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है, जो एक प्रसिद्ध दलित लेखक है, ठीक है, एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। ये दलित वर्ड को मैंने यहाँ पर राउंड कर दिया है, तो इसको मैं बताऊंगा बाद में। तो वाल्मीकि जी कौन है, एक प्रसिद्ध दलित लेखक है, 1950 में जन्म हुआ और 2013 के अंदर इनकी डेथ हुई, यानी अभी हाल ही के अंदर थोड़े टाइम हुआ है। बुक है यहाँ पर जूठन इनकी, ठीक है, जो इनकी आत्मकथा है खुद की, जो इनके साथ में जो बीता था, जो खुद में बीता उनके साथ में, उसको एक पुस्तक में लिख दिया। इस पुस्तक का नाम है जूठन, ठीक है। दलित जो वर्ड होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दलित वर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पर दलित वर्ड का मतलब होता है कुचला गया या टूट गया, ठीक है, जिसको कुचल दिया गया हो या फिर टूट गया उसे कहते हैं दलित। और दलित ने यहाँ पर नीचे लिखा है कि नीचे कही जाने वाली जाति के लोग सभी के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। जो प्राचीन समय था, पहले क्या होता था, प्राचीन समय के अंदर जो दलित लोग होते थे, नीची कास्ट के लोग, जिसे एसटी और एससी के लोग अब कहते हैं, इस समय के अंदर तो उन लोगों से काम करवाया जाता था दूसरे लोगों के, ठीक है। तो वो दूसरों के अंडर में काम करता था, उनका बस इतना काम होता था कि बड़े जो वर्ग क्या है उनकी सेवा करनी है, और जो बड़े वर्ग होते हैं उनको नीचा दिखाने के लिए इस वर्ग का प्रयोग करते थे दलित वर्ड। तो इसलिए है भी इनको कुचल दिया गया हो या टूट गया हो ऐसा महसूस कराने के लिए उनको दलित नाम दे दिया गया था उस समय। और अब जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं वो अपने आप को दलित कहते हैं। वैसे आपने गांवों में सुना ही होगा, गांवों के अंदर जाते हो तो गांवों के अंदर एक वर्ड सुना होगा कि ये स्वर्ण जाति का है, ये दलित जाति का है, तो वही है ये दलित, ठीक है, आपको यहाँ पर याद आ गया होगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ये कहते हैं कि स्कूल में कभी कभी दूसरों से स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, हमेशा बैठना पड़ता था, ठीक है, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, और इतनी दूर बैठना पड़ता था कि जो पीछे होता है ना, जो पट्टी होती है वो भी समाप्त हो जाती थी, और कभी कभी गेट के पास में बैठना पड़ता था, जिससे क्या होता है अक्षर भी धुंधले दिखाई देने लगते थे। जो बोर्ड पर अक्षर लिखे होते हैं वो भी धुंधले दिखाई देने लगते थे, ठीक है दोस्तों।
एंड आगे कभी कभी स्कूल में बिना कारण के पिटाई भी कर देते थे टीचर। क्या होता था, बिना कारण के कभी वैसे पिटाई भी कर देते थे। क्यों कर देते, क्योंकि नीचे कास्ट का था। एक दिन प्रधानाध्यापक ने स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को स्कूल और मैदान के में झाड़ू लगाने को कहा। मैदान और स्कूल आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा होता है, झाड़ू लगाने को कहा। तो उसके कमरे में दर्द होने लग गया। बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और उसे पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। आप देख सकते हो जो बाकी बच्चे थे स्वर्ण जाति के या बड़े कास्ट के, तो वो पढ़ रहे थे और उसको बेचारे को पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। यह सिलसिला तब रुका जब पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। तो अब बेटा तो विरोध कर नहीं सकता है। अब टीचर का आपने कितना किया होगा, ठीक है। अगर एक बोलते चालते किस्म के आप अगर एक विद्यार्थी हो तो टीचर का अवश्य आपने विरोध किया होगा, लेकिन वैसे कोई बच्चा विरोध कर नहीं सकता है। तो जब इसके पिता ने देखा कि उसका बेटा झाड़ू लगा रहा है तो पिता से रुका नहीं गया और उसने टीचर का विरोध किया, ठीक है। और पिता ने भी ऐसा सोचा होगा कि यहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए आता है या फिर झाड़ू लगाने के लिए आता है। तब पिता ने ऊंचे स्वर में शिक्षकों का विरोध किया और पिता ने ऊंची आवाज में उनका विरोध किया कि यहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए आता है, यहाँ पर काम के लिए आप अध्यापक होकर ऐसा काम कर रही हैं। फिर लास्ट में जाते जाते एक वर्ड बोला कि मेरा बच्चा पढ़ेगा और यहीं पढ़ेगा, ये वर्ड बोला। तो इस तरह से विरोध किया टीचरों का। तो अब आप मुझे बताइए, बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं था, क्यों उसके साथ भेदभाव हो रहा था, आप मुझे बताइए। तो वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि जातिवाद यहाँ पर भेदभाव था और जाति इनकी नीचे थी, इसलिए इनके साथ में भेदभाव हो रहा था। ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया ताकि आपको यहाँ पर याद हो कि जाति पर ये कहानी है सारी। तो आपको आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, ठीक है। एंड आगे अब एक नेक्स्ट और कहानी समझते हैं, वो होगी धर्म के ऊपर। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर दूसरी कहानी देखते हैं। दूसरी कहानी क्या है दोस्तों, ये कहानी नंबर 2 है और धार्मिक असमानता पर है। पहले वाली कहानी किस पर थी, जातीय असमानता पर थी, ठीक है। ये वाली कहानी किस पर है, धार्मिक असमानता पर है। कहानी किसकी है, श्रीमती अंसारी जी की है। ये दोनों ही कहानी वास्तविकता से की है, जो अपने को दर्शाती है कि हाँ ऐसी भी असमानताएं होती है, ठीक है दोस्तों। तो कहानी की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अंसारी जी हैं, एक अंसारी जी शहर में किराए पर कमरा लेना चाहते हैं, ठीक है। उनके पास में पैसे भी ऐसे नहीं है कि पैसे की समस्या है, तो वो शहर में किराए पर कमरा लेना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टी डीलर के साथ में मकान के लिए जाते हैं और मकान देखते हैं और मकान उनको पसंद भी आ जाता है। मकान पसंद आने पर वो लेने का निर्णय कर लेते हैं। प्रॉपर्टी डीलर, मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी डीलर शहरों के अंदर होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का सौदा करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जल्दी मकान दिलवा देते हैं, उनको पता होता है इस सब चीज़ का, तो उसे प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। तो वो अब मकान देखने के लिए गए शहर के अंदर, ठीक है। अब मकान देखने के लिए गए, उनको पसंद भी आ गया और जो श्रीमती अंसारी जी है इनको पसंद भी आ गया मकान, ठीक है। तो फिर मकान मालिकिन ने इनके नाम पूछे। जब मकान मालिकिन ने इनके नाम सुने तो वो बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को कमरा किराए पर नहीं दे सकती। और वो ऐसा बहाना क्यों बनाने लगी, क्योंकि उनका धर्म क्या था, मुस्लिम था, ठीक है। अब ये धार्मिक असमानता पर है ना, तो उनका धर्म क्या था, मुस्लिम था, इसलिए वो बहाने बनाने लगी कि वो मुस्लिम नहीं, सॉरी, कि वो मांसाहारी लोगों को यहाँ पर क्या कमरा किराए पर नहीं देती है। फिर आगे और भी बहुत से मकान थे, ऐसे नहीं कि एक ही थे। तो दूसरे मकान मालिकों ने भी यही बहाना बनाया कि वो यहाँ पर मांसाहारी लोगों को कमरा किराए पर नहीं देते हैं। लेकिन उनके पड़ोस के अंदर से ही एक गंध आ रही थी, मांस वगैरह की उनको स्मेल आ रही थी, ठीक है। तो इससे उनको भी पता चल गया कि ये बहाने बना रही हैं यहाँ पर। चलो फिर भी कोई बात नहीं। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया, किसको सुझाव दिया, प्रॉपर्टी डीलर ने श्रीमती अंसारी जी को सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदल लें, ठीक है। वे अपना नाम बदल कर कोई हिंदू फैमिली से कोई नाम रख ले, ऐसा कोई नाम रख ले ताकि इनको पता ना चले और तुम्हें किराए पर कमरा मिल जाए। फिर आगे तब अंसारी दंपति ने ऐसा करने से मना कर दिया। अंसारी दंपति कहते भाई मैं तो नाम चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। अंत में 1 महीने के बाद उनको मकान मिल जाता है। तो ये दोस्तों ये है कहानी यहाँ पर, ठीक है। अब एक धर्म के अनुसार उनको यहाँ पर मकान किराए पर नहीं दिया जा रहा है। आप असमानता के बारे में यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसी भी असमानताएं होती है यहाँ पर कि एक धर्म के कारण उनको कमरा किराए पर नहीं मिल रहा है। तो अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इनके साथ धार्मिक असमानता हुई अगर तब प्रॉपर्टी डीलर इनको सुझाव दिया था कि वे अपना नाम बदल ले, अगर ये नाम भी बदल लेते तो क्या इनको मकान मिल जाता। मान लो कि हाँ मिल जाता कुछ दिन के लिए,
तो उनके जो रिश्तेदार वगैरह मिलने के लिए आते तब पता चल जाता, तब नहीं पता चलता तो फिर वो डर डर कर रहना पड़ता। तो इससे क्या फ़ायदा ऐसे नाम चेंज कर कर रहने से। और इससे यह भी एक अपने को पता चलता है कि भारत के अंदर ही क्या विश्व के अंदर सारे कि असमानता, ये धर्म और जाति के आधार पर इस तरह से असमानताएं होती है। ठीक है, तो ये अपनी कहानी देखी है। तो कहानी आपको आई होप आपको मज़ेदार लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, और दोनों कहानियों से आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। ठीक है, दोनों एक जाति पर थी, एक ये धर्म पर है। तो ऐसा वास्तविकता की कहानी है ये। और अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट अब जैसे जैसे चैप्टर आगे आगे पार्ट चलेंगे ना, तो ये कहानी आपने पढ़ी है तो आपको ऐसे रिलेट करने में, समझने में आसानी होगी भी हाँ ऐसी भी असमानता होती है, असमानता वर्ड है, असमानता वर्ड है। तो ये आपके दिमाग के अंदर जैसे फिट होती जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं मानव की गरिमा का मूल्य। मानव की गरिमा का मूल्य है, तो ये गरिमा है। गरिमा होता क्या है? गरिमा पहले तो ये समझो कि गरिमा क्या होता है। ठीक है, गरिमा का मतलब होता है यहाँ पर है, गरिमा को इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पर डिग्निटी। ठीक है, लिख लीजिए, गरिमा को इंग्लिश में कहते हैं डिग्निटी। गरिमा क्या होता है? गरिमापूर्ण जीवन जिसे कहते हैं अपनी गरिमापूर्ण जीवन। हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। गरिमा का मतलब हो गया उसके साथ में कोई भेदभाव ना हो, कोई उसको इंसल्ट ना हो, कोई चीज ना हो, वो अपने आप खुद एक कॉन्फिडेंस, उसका खुद के कॉन्फिडेंस पर वो लाइफ में सर्वाइव करे। ठीक है, अपने इच्छा से वो जिए करे, जो भी है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे उसकी कास्ट नीचे है, चाहे ऊपर है, वो अपनी मर्जी से जिए, उसको जीने का अधिकार हो, कोई उसका मजाक ना उड़ाए, कोई भेदभाव ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो, तो उसका भी एक कॉन्फिडेंस होगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ जिए, तो उसे कहते हैं गरिमापूर्ण जीवन। यानी एक अपने अंदर होता है ना एक खुशी के साथ जीना, तो उसे कहते हैं गरिमापूर्ण जीवन। तो ये गरिमापूर्ण जीवन आहत कब होता है, कब अपने गरिमापूर्ण जीवन को ठेस मिलती है? अब आप हो, मान लो कि आपको अगर कोई आपके यहाँ पर मजाक उड़ा रहा है, या कोई और है आपकी मजाक उड़ा रहा है, कोई आपके पैसे से रिलेटेड मजाक उड़ा रहा है, कोई कास्ट से रिलेटेड उड़ा रहा है, या धर्म से रिलेटेड आपकी मजाक उड़ा रहा है, तो आपकी इंसल्ट होगी वहाँ पर। तो आपको एक ऐसा लगेगा कि मेरे साथ में अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप एक खुशी के साथ में जीवन नहीं व्यतीत कर पाओगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं गरिमा को ठेस पहुंचाना। तो वो नहीं होना चाहिए, अपना एक अच्छा खुशी के साथ में जीवन जिए, उसे कहते हैं गरिमापूर्ण जीवन। तभी कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो वही है मानवीय गरिमा का मूल्य है। मानवीय गरिमा का क्या मूल्य है? कुछ लोगों के साथ भेदभाव इस कारण होता है, कुछ लोगों के साथ में भेदभाव देखिए यहाँ पर इस कारण होता है, रुपए के साथ में तो होता है, वो तो होता ही होता है आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ में। उसके अलावा देखिए जाति के आधार पर होता है। मान लो कि वो अगर गरीब है, यहाँ पर गरीब है, तो उसका भेदभाव का सामना कर ही रहा है। अगर वो जाति में भी नीचे है तो उसको दोहरा भेदभाव सामना करना पड़ेगा। उसका धर्म कोई और है तो उसका भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। लिंग अगर मान लो कि वो स्त्रीलिंग, मान लो कि वो कोई लड़की है तो भी उसको सामना करना पड़ता है भेदभाव का। अगर थर्ड जेंडर है तो और भी ज़्यादा सामना करना पड़ता है। वंश के आधार पर भी करना पड़ता है। ठीक है, अब मान लो कि कोई उच्च वर्ग का है, कोई मध्यम वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, तो इन वर्गों के आधार पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि भेदभाव इतने प्रकार से होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब मान लो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि थे जिनके साथ जातिवाद का यहाँ पर भेदभाव हुआ था, असमानता हुई थी, और अंसारी जी के साथ में धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ था या असमानता सहनी पड़ी थी उनको, असमानता। तो ओम प्रकाश और अंसारी जी में से किसी भी एक के स्थान पर अपने आप को खुद को रख कर देखिए। अगर उनकी जगह पर आप होते, मान लो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जगह आप होते, आप स्कूल के अंदर झाड़ू लगाते और बाकी बच्चे पढ़ रहे होते, तो आपको कैसा लगता? क्या आपको अच्छा लगता है इसे? अब आपके स्कूल में ऐसे करवाई जाए तो अच्छा लगेगा आपको? या फिर अंसारी जी की जगह आप होते, किराए पर कमरे, मान लो कि आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लिए कहीं पर पढ़ने के लिए जाते हो, या दिल्ली में पढ़ने के लिए जाते हो, कहीं पर भी पढ़ने के लिए जाते हो XYZ, तो वहाँ पर अगर आपको कमरा नहीं मिलता है किराए पर, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है भाई, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो वो एक धर्म के आधार पर, तो इसी को कहते हैं गरिमा को ठेस पहुँचना। तो अपने आम भाषा में, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने तेरी यहाँ पर इंसल्ट की है, तेरा मजाक उड़ाया है, इंसल्ट की है, तो अपने ऐसे कहते हैं ना।
तो बस ऐसे समझ लीजिए कि गरिमा भी वही है। गरिमा उसे कहते हैं जो एक अच्छा जीवन व्यतीत करे, उसके साथ में कोई भेदभाव वगैरह कुछ भी चीज़ ना हो किसी भी प्रकार की। तो ये आपने यहाँ पर ये समझा कि मानवीय गरिमा का मूल्य। गरिमा आपने समझ लिया कि यहाँ पर गरिमा क्या चीज़ होती है। वैसे कोई चीज़ नहीं है। अब जैसे इंसल्ट है तो उसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है यहाँ पर, वैसे गरिमा है तो गरिमा क्या है, एक अच्छी लाइफ सर्वाइव करना बिना कोई भेदभाव के, बिना किसी मजाक के, ठीक है। तो इसे कहते हैं गरिमापूर्ण जीवन, यानी गरिमा क्या है, डिग्निटी, अच्छी लाइफ जीने का अधिकार जिसे हो वो गरिमापूर्ण जीवन है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर ये देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है, यानी भारत का जो लोकतंत्र है वो समानता को लेकर क्या कहते हैं, उसके ऊपर अपने डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भारत का संविधान समानता और न्याय प्रदान करता है। ये आपको शुरुआत में चैप्टर के पहले ही बता दिया था मैंने कि भारत का संविधान समानता और न्याय प्रदान करता है। जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक पृष्ठभूमि या कोई भी किसी भी आधार पर भेदभाव हो रहा है तो उसका वो विरोध करता है, ठीक है। अब विरोध तो करता है, अकेला विरोध करने से तो कुछ होगा नहीं, कानून भी बनाने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं कानून क्या है। समानता स्थापित करने हेतु संविधान में प्रावधान, प्रावधान का मतलब होता है दोस्तों कानून, ठीक है, कानून, यानी समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या कानून है तो वो अपने यहाँ पर देखते हैं क्या कौन कौन से कानून है। जैसे भारत का संविधान है तो भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद हो गया, हिंदी में इसको अनुच्छेद कहते हैं। तो आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 में क्या क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, ठीक है। कानून के दृष्टि में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति समान है, उसके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर उसने कोई अपराध किया है तो जितना मुकेश अंबानी को दंड मिलेगा उतना ही गरीब को दंड मिलेगा, यानी कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। अगर निर्दोष है तो वो निर्दोष है, अगर कुछ अपराध किया तो उसको दंड मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। फिर 15 नंबर आर्टिकल में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या कोई भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये बात कही गई है। प्लस में और क्या कहा है आर्टिकल 15 में कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, कुआं, सड़क और नहाने की घाट शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति कहाँ पर जा सकता है, जो भी सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो सड़क है, कुआं है, घाट है, मंदिर है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है तो वो वहाँ कहीं पर भी जा सकता है, चाहे होटल है, चाहे दुकानें हैं, चाहे कुआं है, चाहे बावड़ी है, चाहे कोई भी है वहाँ पर जा सकता है। पहले पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था, पहले नहीं जा सकते थे, कुआं वगैरह पर नीचे जाते के लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है। ऐसे नहीं, प्राइवेट पैलेस पर नहीं कह रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट के पैलेस पर कह रहा हूँ, ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में है रोजगार देते वक्त किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। भेदभाव यानी आप समझ ही गए, जाति, धर्म, लिंग, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो रोजगार देते वक्त किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि मान लो कि आप एससी के हो या एसटी के हो, कोई व्यक्ति एससी या एसटी का है तो उसके साथ में कोई भेदभाव किया जाएगा, उसको ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, ज़्यादा फीस देनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको तो सरकार सहयोग कर रही है, ठीक है। जो भी नीचे कास्ट के, जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग होते हैं उनको तो सरकार सहयोग करती है, उनको तो ऊपर उठाना चाहती है, तो उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। बाय द वे आपके साथ में कोई भेदभाव होता है भी है, कोई भी है जिसके साथ में भेदभाव होता है नीची जाति को लेकर, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ तक आप तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, ठीक है, कोई भी हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर आर्टिकल में कोई भी चीज़ दी हुई है तो इनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है आर्टिकल में कि आप सीधे ही काम पर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वहाँ पर मुकदमा लड़ सकते हो और आपको न्याय भी अवश्य मिलेगा। तो रोजगार देते वक्त कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर आर्टिकल 17 में क्या है, असंपृश्यता का अंत, यानी अनटचबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी। तो असंपृश्यता क्या होती है, पहले होता था ना छुआछूत, ये जो सिस्टम चलता था पहले प्राचीन समय के अंदर, तो इसका अंत कर दिया गया है, उन्मूल यहाँ पर असंपृश्यता का अंत हो चुका है। फिर आर्टिकल 18 के अंदर क्या है, उपाधि का अंत। अब उपाधि क्या होती है भाई, उपाधि होती है जैसे पहले कोई ब्रिटिश लोग होते थे या उनके अपने काम करते थे तो उनके साथ में कई गद्दार ऐसे भी थे, उनके साथ में मिल जाते थे और वो उनका सहयोग करते थे, तो वो उनको कईयों को उपाधि दे देते थे जो ज़्यादा अच्छा काम करते थे। और उपाधि देने से क्या होता है, वो कहीं पर भी जाएंगे तो ज़्यादा उसकी इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, उसका सब कुछ होगा। तो वैसे क्या है, तो वो उपाधि देते थे। तो अब क्या है, उपाधि का उन्मूलन कर दिया गया है। और उन्मूलन क्या होता है,
उन्मूलन को मतलब होता है बिल्कुल ही समाप्त कर देना, उसका एक भी अवशेष ना बचे, एक भी अवशेष, यानी उन्मूलन एकदम समाप्त कर देना। जैसे इसके उन्मूलन के उदाहरण जैसे जाति प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, या ये कन्या हत्या हो गया, कन्या हत्या के बारे में हो गया, तो ये क्या है बिल्कुल उन्मूलन कर दिया गया, उपाधि का उन्मूलन हो गया। तो उन्मूलन इसे कहते हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो इसका अंत कर दिया गया है। ये आपने यहाँ पर इसमें समझा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ समझ ली कि भारतीय लोकतंत्र में समानता यहाँ पर दी गई है, जाति धर्म लिंग आधार हर एक चीज़ पर समानता दी गई है, ठीक है। फिर समानता स्थापित करने हेतु संविधान में क्या कानून बनाए गए हैं, तो वो कानूनों के बारे में आपने जाना। आर्टिकल 40, आर्टिकल 50, आर्टिकल 60, आर्टिकल 70, आर्टिकल 80, 4 ऐसे आर्टिकल है जो समानता को लेकर हैं, और ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप क्लास 6 से लेकर 12 तक आप कहीं पर भी जाओगे, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनसे क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो ये आपको रट लेने हैं, गोल कर पी जाना है इनको, ये तो याद करना है, भले ही आपके एग्जाम में आए ना आए, पर आपको याद करना है इसको। तो आपने समझा इसको, तो ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं कि समानता स्थापित करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। समानता स्थापित करने के तरीके, यानी सरकार ने क्या किया है समानता लाने को, अपनों ने क्या किया है समानता को लाने के लिए। ये तो अपने जान लिया कि असमानता बहुत है, पर समानता को स्थापित करने के लिए भी समानता कैसे लाई जा सकती है, इसको लाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, तो वो अपने देखते हैं भी सरकार ने क्या किया, अपनों ने क्या किया यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर समानता के 3 तरीके हो सकते हैं। एक कानून के द्वारा समानता स्थापित की जा सकती है, एक सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा, और तीसरा है यहाँ पर लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव होने पर, ठीक है। अब कानून द्वारा कैसे समानता को स्थापित किया गया है, आपने लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ा ही था, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 50, आर्टिकल 60, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 के किस पर है, समानता के ऊपर ही है ये वाले। तो इन आर्टिकल के द्वारा, कानूनों के द्वारा भी क्या किया है, यहाँ पर समानता को स्थापित किया गया है। यानी कानूनों के द्वारा मतलब अगर कोई भेदभाव करता है, कोई असमानता करता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर FIR दर्ज हो सकती है, उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है, ठीक है। तो कानूनों का भी एक अपना रोल है, पर सभी पर कानून भी नहीं चल सकता है। अब कई चीज़ें ऐसी भी होती है कि हर स्थान पर कानून भी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब कानून तो यहाँ पर बना दिया, लेकिन कानून तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था, तो 1950 के अंदर तो संविधान बन गया था, तो तब से कानून ही बने हुए हैं। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, आज तक तो ऐसा समाप्त हुआ नहीं। यानी कि कह सकते हैं कि सारा कुछ कानूनों से नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें व्यवहारिक भी होती है, व्यवहार के द्वारा भी अपने उसको खत्म करना होता है। हर चीज़ कानून के द्वारा समाप्त नहीं हो सकती। कानून तो बहुत पहले से बन चुके हैं, 1950 के अंदर ही सारे कानून बन गए थे, पर आज तक ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं फिर। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी व्यवहारिक भी होती है, कई चीज़ों व्यवहार के द्वारा हटाई जाती है। तो अब देखिए फिर सेकंड नंबर क्या है समानता को स्थापित करने का तरीका, सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा। यानी सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है और कार्यक्रम चलाई जा रही हैं, इसका द्वारा भी समानता को स्थापित किया जा रहा है। जैसे मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, जो स्कूलों के अंदर दोपहर को भोजन मिलता है ना, तो उसको मध्याह्न भोजन कहते हैं, मिड डे मील कहते हैं। तो उसके द्वारा भी समानता को स्थापित किया जा रहा है। अब कहेंगे कि सर उससे कैसे समानता स्थापित होती है, तो भाई ऐसी होती है कि समानता स्थापित, अब मान लो कि भेदभाव करता कौन है, भेदभाव बड़े लोग करते हैं, बच्चे तो करते नहीं है। बच्चों को तो पता नहीं होता है कि भेदभाव है क्या, वो बड़ों से सीखते हैं। अब स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं, एक अमीर का भी जाता है और एक गरीब का भी जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भोजन दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर भोजन दिया जाता है दोपहर को। अब सरकार ने कहा है कि भोजन देना है, तो भोजन के बहाने वो क्या करते हैं, फ्रेंड तो बनते हैं बचपन के अंदर। अब वो फ्रेंड साथ में बैठेंगे और साथ में भोजन कर लेंगे। ऐसे क्या होता है, वो डेली करने लगते हैं। तो डेली करते करते वो जब बड़े हो जाते हैं, तो वो इस तरह से भी समानता आने लगती है। फिर 2 फैमिली आपस में जुड़ जाती है, परिवार ऐसे जुड़ जाता है। तो ऐसे भी ये भी तरीके हैं, और वास्तव में बहुत कारगर साबित हुआ है ये मिड डे मील वाला, ठीक है। तो ये भी एक सरकार की योजना थी, यानी कि जातिवाद को समाप्त करने की। फिर लाडली परियोजना होगी, गार्गी पुरस्कार होगी। गार्गी पुरस्कार यानी स्कूटरी वितरण हो गया। गार्गी पुरस्कार जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट की जा रही है, जो लड़कियां पीछे रह जाती है तो वो लड़कों के बराबर आ रही है। तो इस तरह से ये यहाँ पर योजनाएं और कार्यक्रम चलाई जा रही हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें और भी होती है कि इन सब के बावजूद भी समानता स्थापित नहीं हो पाती है। इतना कुछ करने के बावजूद भी समानता स्थापित नहीं हो पाती है। फिर क्या होता है, यहाँ पर एक चीज बचती है जो लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव होने पर। अब ये चीज ऐसी है कि इसको ना ही तो कानून यहाँ पर ला सकता है, ना ही कोई योजना ला सकती है। ये तभी हो सकता है जब लोगों का अपना व्यवहार का नजरिया बदले, लोगों का दृष्टिकोण अपना देखने का बदले।
भी वो ऐसा सोचने लगे कि भेदभाव कुछ नहीं होता है, असमानता कुछ नहीं होती, ऐसा जब वो व्यवहार में ऐसा सोचना लगेंगे, ऐसे सोचने लगेंगे, तब समानता स्थापित की जा सकती है पूरी तरह से। और कुछ हद तक ये कर सकते हैं, बाकी हम पूरी तरह नहीं कर सकते। तो ये लोगों के बदलाव, लोगों के माइंड में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा हो तब समानता स्थापित हो सकती है। तो ये 3 तरीके अपने इन्होंने यहाँ पर देखे समानता को स्थापित करने के लिए। और ये कब होगा दोस्तों, ये तरीका कब होगा, जब सभी लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एजुकेशन आ जाएगी। ठीक है, एजुकेशन नहीं लिखा जा रहा है भाई उधर से, तो ठीक है। तो जब एजुकेशन आ जाएगी सभी स्थान पर, तो क्या होगा, समानता स्थापित अपने आप हो जाएगी। तभी तो कहते हैं ना कि हर बच्चे को पढ़ाइए। हर बच्चे को पढ़ाने का मतलब क्या है, आप वैसे मत बताइए कि कैसे समानता कैसे आएगी या कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बच्चे को बस एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन देने से वो अपने आप ट्रैक पर आ जाएगा, उसको अपने आप पता चल जाएगा कि भेदभाव क्या होता है, क्या चीज़ होती है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। अब मान लो कि भेदभाव करते हैं, अब पाकिस्तान को ले लीजिए, ठीक है, पाकिस्तान क्या है, वो इसी के दम पर तो कि इंडिया के ऊपर लगा रहता है, इंडिया के ऊपर लगा रहता है, तो क्या उसने बना लिया। और इंडिया जब इन चीज़ों से हटकर अपने, इंडिया अब आप देखते हो ना कि इंडिया इन चीज़ों से हट रहा है, जैसे भेदभाव वगैरह, असमानता या इन चीज़ों से हट रहा है। तो जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं इंडिया के, वो प्रगति की ओर जा रहे हैं, तो डेवलप करते जा रहे हैं। और पाकिस्तान अभी भी वही काम कर रहा है, बुराइयां करने पर लगा हुआ है, बुराई करने पर लगा हुआ है। अब वो भी जब वहाँ पर एजुकेशन कम है, एजुकेशन जब चली जाएगी तो वहाँ के लोग भी क्या होगा, डेवलप होने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो ये आपने देख लिया कि समानता को स्थापित करने के कौन से 3 तरीके हैं, कानून द्वारा, सरकार की योजनाओं द्वारा और लोगों के दृष्टिकोण द्वारा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर ये देखते हैं कि मध्याह्न भोजन, यानी मध्याह्न भोजन क्या होता है, मिड डे मील योजना क्या है, इसके बारे में अपने अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, मिड डे मील के बारे में। तो देखिए सर्वप्रथम ये कहाँ पर चलाई गई थी, ये सर्वप्रथम प्रारंभ की थी तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य ने सबसे नीचे नीचे जो स्टेट है अपने, जो इंडिया के यहाँ पर जो स्टेट है नीचे नीचे यहाँ पर तमिलनाडु, तो इसने यहाँ स्टार्ट की थी। ठीक है दोस्तों, लोकेशन वैसे मैं आपको जानबूझकर बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। जैसे आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो फिर तो आपको पता होगा, कोई मान लो 7वीं का बच्चा है तो उसको नहीं पता होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ये नीचे नीचे इंडिया है, तो इंडिया के नीचे क्या है, तमिलनाडु राज्य है। तो तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी, ठीक है, सर्वप्रथम ये योजना। एंड फिर 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों में इस योजना को लागू करने का आदेश दिया। प्रारंभ कर दी थी तमिलनाडु राज्य ने, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन जब इसके परिणाम अच्छे आए तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2001 के अंदर उन्होंने कहा कि तमिलनाडु राज्य के अलावा जितने भी स्टेट हैं उन सभी के अंदर इसको लागू कर दो। ठीक है, तो ये निर्णय दिया था उच्चतम न्यायालय ने। फिर मध्याह्न भोजन कहते किसे हैं, मिड डे मील कहते किसे हैं, तो सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है, तो इसे मध्याह्न भोजन कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर देखो, जो सरकारी स्कूल होते हैं, तो जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, अपने प्राथमिक विद्यालय होते हैं 8वीं तक के, तो उनको क्या फ्री के अंदर भोजन दिया जाएगा दोपहर का। उन्हें ना ही घर से, अगर घर से खा कर आते हैं तो खाया हो भाई, तो दोपहर को भोजन जो मिलेगा तो वो स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इसी को कहते हैं मध्याह्न भोजन। जो आप सरकारी स्कूलों के अंदर देखते भी हो, जो प्राइमरी स्कूलों के अंदर जो भोजन दिया जाता है, तो इसको कहते हैं मिड डे मील। अगर आ गया कि मध्याह्न भोजन किसे कहते हैं, तो सीधा लिख लीजिए कि प्राइमरी स्कूलों को स्कूल द्वारा जो भोजन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मिड डे मील कहते हैं। ठीक है, हो गया याद। एंड नेक्स्ट, मिड डे मील, इसके लाभ क्या मिले। अब इसको योजना को लागू क्यों किया गया था दोस्तों, इसको योजना को लागू इसलिए किया गया था क्योंकि जातिगत जो पूर्वाग्रह थे ना, अपने जो लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ा कि अपने असमानता को कम करना है, तो असमानता को लागू करने का उद्देश्य था इसके, पर इसके रिजल्ट कुछ और ही आ गए, और ज़्यादा बेनिफिट हो गए। ठीक है, इसके कई लाभ आ गए मिड डे मील के। देखिए दोस्तों, इसके लाभ क्या थे, दोपहर का भोजन मिलने से गरीब बच्चों की अधिक संख्या में भाग लिया। जब से ये मिड डे मील योजना आई तब से क्या हुआ, गरीब बच्चे अधिक संख्या में भाग लेने लग गए। अधिक संख्या में भाग लेने क्यों लगे, पहले जो ग्रामीण लोग होते हैं वो क्या करते थे, जैसे उनकी माँ वगैरह है, तो वो अगर काम पर जाती थी, या मान लो अगर काम पर जाती थी तो अपने बच्चे को भी साथ में ले जाती थी,
तो इसकी वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे। और वो भी उनकी भी गलती नहीं है, वो इसलिए लेकर जाती थी क्योंकि बच्चे अब भूखे स्कूल में जाएंगे तो वो स्कूल के अंदर कितना टाइम रहेंगे और स्कूल वाले आने नहीं देंगे, तो वो अपने साथ ही ले जाते थे, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। लेकिन ये जो भोजन की व्यवस्था हुई तब क्या हुआ, अगर बच्चे को भूखा ही भेजोगे तो वो वहाँ से भोजन मिल जाएगा तो वो वहाँ से खा लेगा। तो अब इससे क्या हुआ, गरीब जो बच्चे थे उन्होंने अधिक संख्या में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। फिर नियमित स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। पहले क्या होता था, जैसे सुबह सुबह तो स्कूल में बच्चे गए लेकिन आधी छुट्टी के बाद में आते ही नहीं थे, ऐसा सिस्टम था। वही भूख की प्रॉब्लम, भूख अब मान लो कि घर पर गए आधी छुट्टी को, घर पर माँ वगैरह ना मिली, वहाँ पर मान लो कि माँ काम पर गई हुई है, तो अब माँ को तो काम से वापस लौट कर आना पड़ेगा उसको खाना देने के लिए। अगर माँ नहीं आई तो बच्चे भी स्कूल में नहीं आते थे, वो भूखे अब कैसे आएंगे। तो अब वो क्या हुआ, नियमित स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। अब वो घर जाने छोड़ दिया, उन्होंने भी घर जाते ही नहीं थे क्योंकि भोजन स्कूल में मिल जाता था, घर जाते नहीं थे। तो इससे क्या हुआ, नियमित स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया बच्चों ने। फिर जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली। जातिगत पूर्वाग्रह का मतलब क्या हो गया, जो जातिवाद को लेकर, जाति के लिए एक ऐसे होता था ना, जाति के आधार पर जैसे साथ में बच्चों को भोजन नहीं करने दिया जाता था, साथ में रहने नहीं दिया जाता था। तो ये पूर्वाग्रह कम हुए। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, जब अपने दूसरे के प्रति अपने पहले से राय बना लेते हैं। पूर्वाग्रह मैं वैसे ही समझा देता हूँ, जैसे अपने पहले से राय बना लेते हैं। वैसे तो अपने क्लास 6 के अंदर ये किया था पूरे ही चैप्टर, पर क्लास 7 में हो तो एक बार दोबारा से आपको एक एग्जाम्पल दिला देता हूँ। जैसे हमने क्लास 6 के अंदर ये एग्जाम्पल लिया था, जैसे मान लो कि एक लंबी लंबी दाढ़ी है यहाँ पर, ठीक है, लंबे लंबे बाल है, तो आपके मन के अंदर क्या ख्याल आएगा, उसके बारे में क्या ख्याल होगा आपके बारे में। आप ये सोचो कि ये तो गुंडा है, ये ऐसे है, ये वैसा है, भले वो बेचारा साधु हो, ठीक है, उसका स्वभाव बिल्कुल शांत हो, लेकिन आपके मन में इमेज क्या आएगी सबसे पहले उसके बारे में, कि वो गुंडागर्दी होगा या कुछ ऐसा होगा। यानी कि पहले से ही अपनी राय बना लेना किसी के प्रति, तो वो क्या होता है, पूर्वाग्रह होता है। तो जातिवाद पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, जाति के आधार पर जो पूर्वाग्रह अपने बना लेते हैं कि वो नीचे कास्ट का लोग है तो वो तेजी होंगे, वो अच्छे नहीं खाते होंगे, वैसे नहीं खाते होंगे। तो जो बड़ी कास्ट के लोग हैं वो नीचे कास्ट वाले लोगों को साथ में मिलाते ही नहीं थे, तो इससे असमानता बढ़ती गई। लेकिन अब जब ये स्कूल की सिस्टम ये चालू हुआ मिड डे मील वाला, तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो चाहे अमीर के बच्चे है और चाहे गरीब के बच्चे है, अब बच्चों को तो नहीं पता कि असमानता वगैरह क्या होती है, उनको क्या पता इनइक्वालिटी क्या होती है, क्या चीज़ होती है। तो बच्चे तो दोस्त बने तो साथ साथ भोजन करने लगे। तो इससे क्या हुआ, जाति वगैरह सारा सिस्टम ही बिगड़ गया, ठीक है। क्योंकि माँ बाप तो वहाँ पर स्कूल में जा नहीं सकते थे, माँ बाप थोड़ी समझाएंगे कि तुझे इससे दूर रहना है, तुझे इससे दूर रहना है, तो माँ बाप तो साथ में जा नहीं सकते थे। तो बच्चे आपस में फ्रेंड बने, साथ में खाना पीना हुआ, तो इससे क्या हुआ, जातिगत पूर्वाग्रह कम होने लग गए, ठीक है। क्योंकि स्कूल में उच्च जाति के और निम्न जाति के बच्चे भोजन साथ साथ करते हैं, तो साथ साथ भोजन किया, बाद में फ्रेंड बने, बाद में एक दूसरे घर आने लगे, तो इससे क्या हुआ, जातिवाद वगैरह सिस्टम ये खंडन हो गया, कम हो गया, ठीक है। पहले की तुलना में कम देखने को मिलता है, इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिला है इसके बारे में। तो फिर 4 नंबर देखिए, निर्धन बच्चों को अब भोजन मिलने से वे अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, क्योंकि पहले वे घरों से भूखे आते थे। अब क्या है, निर्धन बच्चों को जब भोजन मिलने लगा तो वो क्या है, पढ़ाई पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगे, ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने लगे। क्यों, क्योंकि पहले तो बच्चे भूखे आते थे, अब भूखे होंगे तो भूखे बच्चे आओगे तो अब क्या होगा, पेट पर सारा ध्यान होगा, नहीं भूख लगती है तो किसी पर ध्यान नहीं होता। आप मान लो कोई भी पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा, आपका बार बार ध्यान जाएगा कि मैं भूखा हूँ। लेकिन जब आपको पेट में भोजन होगा, आपको भूख नहीं होगी, तो आपका ज़्यादा ध्यान किधर होगा, किधर आप ध्यान केंद्रित कर पाओगे, स्टडी के ऊपर ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो वही रिजल्ट यहाँ पर मिला। तो ये दोस्तों इसके लाभ परिणाम सामने आए। तो आपने मिड डे मील के बारे में यहाँ पर जाना। मिड डे मील मध्याह्न भोजन शुरू किसने किया, तमिलनाडु राज्य में, ये लोकेशन मैंने बता दी थी। फिर मध्याह्न भोजन कहते किसे हैं, जो दोपहर को प्राइमरी स्कूल में भोजन मिलता है उसे कहते हैं। फिर इसके लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। और मुझे नहीं लगता कि जो मेरी क्लासें आप ज्वाइन कर रही हो, इसको लगा रही हो लेक्चर को, तो आपको कोई ऐसी लिखने की जरूरत है। आपको वैसे 50% तो यार 50-60% तो आपको वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अपने आगे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं। इस पार्ट के अंदर क्या है दोस्तों, यहाँ पर कि अन्य लोकतंत्रों में असमानता के मुद्दे। क्या जो अन्य दूसरी कंट्रीज है जो लोकतांत्रिक, मान लो कि लोकतांत्रिक अन्य जो कंट्री है, ऐसे तो है नहीं कि इंडिया की अकेली कंट्री लोकतांत्रिक है, तो बहुत सारी लोकतांत्रिक अन्य भी कंट्रियां हैं। तो क्या अन्य जो लोकतांत्रिक कंट्रियां हैं वहां पर भी असमानता को लेकर ऐसे ही मुद्दे उठ रहे हैं जैसे इंडिया के अंदर है? तो अपने यहाँ पर स्टडी करते हैं, फिर पता चलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए क्या भारत में ही असमानता है या फिर कोई और भी कंट्री है वहाँ पर भी असमानता है, इनइक्वलिटी भारत के अंदर ही देखने को मिलती है या कोई और भी कंट्री है वहाँ भी है। तो आगे देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का यहाँ पर उदाहरण दिया है भेदभाव का मैंने। अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के साथ में भी भेदभाव हो रहा है अमेरिका के अंदर भी, ठीक है। वो तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे हैं ना, वहाँ पर भी भेदभाव हो रहा है। यानी कि अपने कह सकते हैं कि अकेला इंडिया के अंदर ही नहीं, अदर जो कंट्रियां हैं डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं उनके अंदर भी असमानता को लेकर ऐसे ही ये मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है। अफ्रीकी अमेरिकन का क्या मतलब है, ये जो वर्ड आया है अफ्रीकी अमेरिकन की, सर अफ्रीकी अमेरिकन क्या होता है, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए, एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर कर समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों, वो टेंशन मत लीजिए। मेरे को सब पता है कि आपको कौन सा समझ आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। अफ्रीकी अमेरिकन का इसको यहाँ पर ब्रेक कीजिए, इस वर्ड को तोड़िए। अफ्रीका का क्या मतलब हो गया यहाँ पर अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका का क्या मतलब हो गया अफ्रीका, और अमेरिकन का क्या मतलब हो गया प्लस में अमेरिका। तो ये दो वर्ड कैसे आ गए, दो वर्ड ऐसे आ गए कि अफ्रीका के ये लोग थे, ठीक है। पहले प्राचीन समय के अंदर क्या हुआ था, जब ये अफ्रीका था, अफ्रीका के अंदर लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया था। जैसे अपने इंडिया के लोगों को अनुबंध के तौर पर लेकर गए थे ना वहाँ पर अमेरिका के अंदर। तो जब अंग्रेजों का शासन था, ऐसे मान लीजिए कि जब अंग्रेजों का शासन था तब क्या हुआ था, तब वो लोग ताकतवर होते थे, अंग्रेज ताकतवर होते थे और अपनों को क्या किया, गुलाम बनाकर वहां पर ले गए। तो वैसे ही क्या किया, अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर वहां पर ले गए थे, ठीक है। तो वो एक तो अफ्रीका के हो गए, दूसरा अमेरिका के अंदर ले गए तो अमेरिकन हो गए, यानी अफ्रीकी अमेरिकन लोग कहा गया इनको। और लेकर किनको गए थे, ये इनके जो पूर्वज थे, इनके जो दादा थे पापा थे, अब जो लोग रह रहे हैं इनके जो दादा थे पापा थे, उनको जो गुलाम बनाकर वहां पर लेकर गए थे तो वो वहां पर ही अब सेटल हो गए। वो आ तो सकते नहीं थे तो वहां पर ही शादी कर ली, वैसे वहां पर सेटल हो गए। तो वहां पर इनके ये बच्चे हो गए, तो इनके अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके बच्चों के साथ में ये भेदभाव हो रहा है। तो इसी को कहते हैं अफ्रीकी अमेरिकन, ठीक है। अफ्रीकी अमेरिकन का क्या मतलब था, पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाया गया था यहाँ पर। फिर समान अधिकार दिलाने हेतु आंदोलन हुआ था यहाँ पर, क्या 1950 हुआ था ना, 1950 के अंदर यहाँ समान अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पर आंदोलन हुआ था। आगे लिख लो यहाँ पर 1950 के अंदर जब समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, अफ्रीकी अमेरिकन लोग कहते भी हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा नहीं सहेंगे, तो उन्होंने आंदोलन कर दिया था। तो इस आंदोलन में समान अधिकार मतलब एक समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। तो फिर क्या हुआ, इनको क्या हुआ, कानूनों में समानता मिली। नीचे ध्यान से देखिए, इस वर्ड को दोबारा पढ़िए, कानूनों में समानता मिली, यानी कि कानून के अंदर समानता मिली थी 1950 के अंदर। 1950 से पहले कानून के अंदर भी समानता नहीं थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कानून, अब मान लो कि जैसे ये कोई अपने ये बुक्स है, अब इसको मान लो ये संविधान है जैसे अपना, तो इसके अंदर ये लिख दिया कि यहाँ पर अपने को समानता है, अगर समानता के कोई भेदभाव किया जाता है तो उसको सजा मिलेगी, ये कानून बना दिया, ठीक है आपका। तो ये कानून के अंदर समानता मिली है, व्यवहार के अंदर अभी भी ऐसे ही भेदभाव हो रहा है वहां पर भी, ठीक है। इंडिया के अंदर भी हो रहा है, वहां पर भी हो रहा है। तो 1950 में तो कानूनों के अंदर मिली है, ठीक है, समझ रही हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए कि पहले क्या होता था, पहले बस यात्रा में पीछे बैठना पड़ता था, जैसे कि जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं इनको क्या पीछे बैठना पड़ता था, ठीक है। और जब गोरे लोग आते थे तो उनके लिए सीट छोड़नी पड़ती थी, तो इतना यहाँ पर बुरा हाल था, अभी पीछे बैठना पड़ता था। फिर अगर गोरे लोग आ गए तो उनके लिए सीट भी छोड़नी पड़ती थी। तो ये कुछ ऐसा होता था पहले इनके साथ में, अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के साथ में। हो तो वैसे अब भी रहा है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, कोई भी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहाँ पर भेदभाव ना होता हो। तो आपने यहाँ पर समझा कि अन्य लोकतंत्रों में भी असमानता के ऐसे ही मुद्दे हैं जैसे अपने इंडिया के अंदर है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा टाइम लगता है ऐसे असमानता को समाप्त करने के अंदर, पर हो जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते हैं वैसे वैसे हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब हम यहाँ आगे देखते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट की। क्या है सिविल राइट्स मूवमेंट, एक मैं आपको कहानी बताता हूँ तो आप इसको सुनिए। और इस कहानी से इस नागरिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहानी क्या है, रोजा पार्कस। रोजा पार्कस क्या है, एक महिला का नाम है, अफ्रीकी अमेरिकन। आई थिंक आपको अफ्रीकी अमेरिकन वर्ड से आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, यानी अफ्रीकी अमेरिकन का मतलब जो अफ्रीका के लोग हैं अमेरिका के अंदर जाकर रह रहे हैं, ठीक है। फिर
एक दिन रोजा पार्कस बहुत थकी हुई थी, वो बहुत काम करके घर से आ रही थी तो थकी हुई थी। तो अब उसने क्या किया, गोरे व्यक्ति को बस में सीट देने से मना कर दिया। और पहले का नियम क्या होता था, पहले ऐसे नियम होते थे कि गोरे व्यक्ति को पहले प्रायोरिटी दी जाती थी। अगर कोई गोरा व्यक्ति आकर पास में खड़ा होता है तो उसको सीट देनी पड़ती थी, और जो अश्वेत लोग होते हैं उनको खड़ा होना पड़ता था। ये नियम था पहले, ठीक है। लेकिन वो बहुत थकी हुई थी इसलिए उसने उसको सीट नहीं दी। और सीट ना देने से, इनकार कर देने से क्या हो गया, अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, ठीक है, उसके मना करने से। क्योंकि पहले हर किसी को सीट देनी पड़ती थी, लेकिन पहली बार किसी ने मना कर दिया तो मना करने से क्या हुआ, अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर, यहाँ पर असमानता को लेकर क्या आंदोलन प्रारंभ हो गया। और सभी ने यहाँ पर आंदोलन के अंदर क्या किया, वो जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे ये कहने लगे कि हमें यहाँ पर समानता चाहिए, ठीक है, समानता चाहिए, हमें भी जीने का अधिकार है। ये तो बहुत सारा बड़ा आंदोलन प्रारंभ हो गया, बहुत सारी जनसंख्या के अंदर सारे लोग भड़क गए। और ऐसा आंदोलन प्रारंभ हो गया तो उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं, ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट उसी को कहते हैं, जो ये यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये कब की घटना है दोस्तों, 1964 की घटना है। तो 1964 के अंदर नागरिक अधिकार आंदोलन ये यहाँ पर हुआ था, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, फिर भेदभाव को निषेध कर दिया, जो भी भेदभाव है तो ऐसा कोई भेदभाव को निषेध कर दिया, जाति लिंग भेद कोई भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है, सभी को समान घोषित कर दिया गया यहाँ पर। तो अब ये नागरिक अधिकार आंदोलन है, ये 1964 के अंदर हुआ था, भेदभाव को निषेध कर दिया। अब ऐसे नहीं है कि अब अगर गोरा व्यक्ति पास में खड़ा रहेगा तो उसको कोई भी ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको सीट देनी पड़ेगी, इच्छा है तो दीजिए वरना मत दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि सभी को समान कर दिया गया इस अधिकार के बाद में, 1964 के बाद में, तो इसी को कहते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये सारा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं लोकतंत्र की चुनौती, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कोई भी देश पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं हो सकता, ये लाइन आप एक नोट कर लीजिए कि कोई भी देश पूरी तरह लोकतंत्र नहीं हो सकता। कोई भी देश अगर कहता है कि मैं पूरी तरह से लोकतंत्र हूँ तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी देश, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी हो, अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, कोई भी हो, लोकतंत्र पूरी तरह से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र जो वर्ड है इसकी समय समय पर नए नए अर्थ निकलते हैं, नई नई डेफिनेशन निकलती रहती है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र किसे कहेंगे, लोगों का शासन है उसे लोकतंत्र कहेंगे। लेकिन इसके अब जैसे जैसे समय चेंज होता है तो वैसे वैसे क्या होता है, वहां पर उसके अर्थ भी नए नए निकलते रहते हैं। नए नए अर्थ कैसे निकलेंगे भाई, नए अर्थ ऐसे निकलेंगे कि जैसे डेमोक्रेसी है तो लोगों का शासन है तो लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। किस सेंस में अधिकार मिलना चाहिए, लोगों को कितना अधिकार मिलना चाहिए, तो वो उस समय के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिपेंड करता है। अब जैसे पहले की मान लो कि पहले यहाँ पर न्यूज़ वगैरह नहीं होता था, न्यूज़पेपर पत्रिका हो गया, न्यूज़ वगैरह पहले भी होती थी, लेकिन अब जो जितना सोशल मीडिया और ये इतना जो सिस्टम अब आया है ऐसा पहले नहीं होता था, ठीक है, ये अब आया। तो इस सेंस के अंदर तो लोकतंत्र की यहाँ पर ये चौथा 4 नंबर पर पिलर भी आ गया है, यानी जो भी मीडिया वाला होता है इसको 4 पिलर कहते हैं गवर्नमेंट का। तो अब ये 4 पिलर आ गया तो समय समय पर यहाँ पर लोकतंत्र की परिभाषा भी चेंज हो रही है। अधिकार कितना मिलना चाहिए लोगों को, कितना नहीं मिलना चाहिए, तो वो समय पर डिपेंड करता है लोगों के अंदर कितनी मैच्योरिटी है समय समय के अंदर। अब आने वाले 2035 के अंदर होगा या 2050 के अंदर होगा तो वो लोकतंत्र के यहाँ पर अलग अलग नए अर्थ निकल जाएंगे, लोग नए नए विद्वान आ जाएंगे, वो अपने हिसाब से नए नए अर्थ निकालेंगे। तो कोई भी इस सेंस में अपने कह सकते हैं कि कोई भी देश पूरी तरह लोकतंत्र नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। फिर संघर्ष देखिए यहाँ पर, अब मान लो कि यहाँ पर लोकतंत्र, अब मान लो ये 2022 चल रहा है, ठीक है, 2022 अब चल रहा है। अब मान लो कि यहाँ पर 2050 के अंदर आ गए, 2050 के अंदर आ गए, यहाँ पर लोकतंत्र का वर्ड ही चेंज हो गया। लोकतंत्र, लोगों का शासन तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, पर लोगों को कितना अधिकार दिया जाना चाहिए, अब कितना है और बाद में कितना अधिकार दिया जाना चाहिए। मान लो कि यहाँ पर वैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ भी, यहाँ पर 50% अधिकार मिला हुआ है लोगों को भी, इतनी इन जिन कानूनों के अंदर आपको अधिकार है ये आप कर सकते हो। फिर आपको हो सकता है 2080 के अंदर 80% आपको अधिकार देना लग जाए, ठीक है। जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है इसका डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हो ही ना, कोई और ही चीज़ बन जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर लोकतंत्र जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन अलग अलग चेंज होती रहती है समय के अनुसार।
और जो संघर्ष होता है, अब यहाँ पर 2050 के अंदर यहाँ पर इसका वर्ड चेंज हो चुका होगा, इसके जो मीन्स होंगे भी, जो भी चीज़ें हैं तो ये चेंज हो चुकी होगी, लेकिन 2050 के अंदर भी क्या होगा, संघर्ष भी आज हो रहा है और संघर्ष ही 2050 के अंदर होगा, और संघर्ष के द्वारा क्या होगा, समानता और न्याय वहां पर वापस आ जाएगी। ठीक है, समय समय पर अब मान लो कि यहाँ पर 1950 के अंदर 1950 के अंदर भी तो ऐसा ही हुआ था। 1950 में कौन सा यहाँ पर समानता और न्याय थी, तो वहां पर संघर्ष हुआ, उस समय समानता और न्याय मिल गई। और 2020 के अंदर अब था 2020-21 के अंदर ये किसान आंदोलन हुआ था, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर न्याय वाला सिस्टम था, तो ये यहाँ पर संघर्ष हुआ और न्याय मिल गया यहाँ पर। ठीक है, लोग जैसे चाहते थे वैसी इच्छा हो गई यहाँ पर। तो वही कहते हैं, लोग अपने आप ले लेते हैं, सरकार को देने की जरूरत नहीं होती है, अगर कुछ चाहिए तो लोग अपने आप ले लेते हैं। तो संघर्ष ही एक ऐसी चीज है, संघर्ष ही जो समानता और यहाँ पर समान दिलाएगी, यानी समानता और समान दिलाने का पक्षधर है। ठीक है, तो समानता और समान अपने आप ले लेंगे लोग संघर्ष के द्वारा। तो ये आपने यहाँ पर देखा कि लोकतंत्र की चुनौतियां, यानी कोई भी देश पूरी तरह लोकतंत्र नहीं होता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों अपना चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, और नेक्स्ट अपने करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करेंगे। तो अब चलते हैं अब अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में अपने क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए अब हमारे साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन मिलके करते हैं एंजॉय के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू क्या है। सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू क्या होता है दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर क्या पाया जाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहाँ पर क्या चीज़ होती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगी या सार्वभौमिक अवयस्क मताधिकार है, इसमें से दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो अवयस्क तो होगा नहीं, वयस्क होगा। इसका मतलब क्या हो गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सार्व का मतलब हो गया सभी को। ठीक है, वयस्क का मतलब जिसकी एज 18 साल से प्लस हो, मताधिकार का मतलब हो गया वोट डालने का अधिकार। ठीक है, जिसके यानी प्रत्येक वो व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से ऊपर है वो वोट डाल सकता है, उसी को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो जो वोट डाल सकते हैं उसी को तो कहते हैं ना लोकतांत्रिक देश। फिर आगे, एक लिखित अथवा अलिखित नियमों का कौन सा समूह जिसके अनुसार राज्य का शासन चलाया जाता है, यानी एक कोई समूह है जिसके अंदर लिखित और अलिखित, यहाँ पर क्या है, लिखित और अलिखित नियम पाए जाते हैं, तो उस समूह को क्या कहते हैं बताइए दोस्तों। कानून कहते हैं, संविधान कहते हैं, सरकार कहते हैं, या आचार संहिता कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक लिखित यानी लिखा हुआ है, अथवा अलिखित जिसमें कुछ लिखे हुए भी नहीं है, नियमों का कौन सा समूह, यानी एक कोई बंडल है, तो क्या होगा वो संविधान होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, संविधान की डेफिनेशन क्या होती है, यही होती है कि जिसके अंदर लिखित और अलिखित क्या नियमों का संग्रह पाया जाए, उस समूह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, फिर थर्ड नंबर, भारत में किस आयु से ऊपर के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। भारत के अंदर किस आयु को, यानी क्या एज रखी गई है वोट डालने की, तो यहाँ पर 18 साल। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो। भारतीय सब व्यक्तियों को समान मानता है, चुनाव आयोग, कानून, संविधान, आचार संहिता, यानी भारतीय बीच में क्या आएगा, देश देश आ जाएगा। भारतीय सब व्यक्तियों को समान मानता है, तो क्या आएगा इसके अंदर, भारत के अंदर सब व्यक्तियों को समान कौन मानता है, चुनाव आयोग या कानून या आचार संहिता, तो संविधान मानता है, यानी संविधान के अनुसार क्या है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति समान है। फिर आगे यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, जो अमेरिका में चला था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1950 को। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर अपना, नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था, किस देश में, अभी मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार बताओ भाई कितनी है, यहाँ पर 7 है, 6 है, 5 है, ये 4 है, तो मौलिक अधिकार कितने हैं, यहाँ पर 6 है। चैप्टर के अंदर नहीं आए, कोई बात नहीं, अपने आगे देख लेंगे या वैसे देख लेंगे। आपने देखा होगा ना समानता का, शोषण का, ये सब, तो ये अधिकार आते हैं, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये 6 है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने 7 नंबर हो गया क्वेश्चन, 8 नंबर पर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर दोस्तों, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं ये आपने बताना है, ये आपने चैप्टर के अंदर नहीं किया पर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि मौलिक अधिकार जो है 13 से 35 के अंदर आते हैं, अनुच्छेद 13 से 35 के अंदर मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है।
अनुच्छेद 13 से 35 के अंदर क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितनी है, ये क्वेश्चन भी नया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य कितनी है, तो ये अपने को बताना है। मौलिक कर्तव्य अपने भारतीय संविधान के अंदर 11 हैं, तो ये याद रखना है आपको। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है, तो ये क्वेश्चन आपने बताना है, ये चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है, तो इसका आंसर बताओ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है। किस पर आधारित है, समानता के विचार पर या स्वतंत्रता के विचार पर, न्याय के विचार पर या धार्मिक विश्वास पर, तो बताइए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है तो इसके अंदर क्या होता है, वोट प्रत्येक व्यक्ति डाल सकता है, ठीक है, सभी व्यक्ति डाल सकता है, सभी की वैल्यू समान होती है, तो मतलब क्या हो गया, समानता आ गई यहाँ पर, तो समानता आ गई, तो ये हो गया समानता के विचार पर, ठीक है। तो इसको याद रखना है क्योंकि हर कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है ना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपको पता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते किसे हैं, जो हर कोई वोट डाल सकता है, हर व्यक्ति की वैल्यू समान होगी, हर का मतलब है जो 18 साल से ऊपर है वो डाल सकता है, तो ये हो गया समानता के विचार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ करने का आदेश दिया, यानी जो मिड डे मील थी योजना थी, उच्चतम न्यायालय ने कब जारी किया कि सभी राज्यों में इसको लागू कर दो। कब किया था, आपने देखा था 2001 में लागू किया था, ठीक है। तो आगे यहाँ पर ये शुरू कहाँ से हुई थी, किस राज्य ने इस परियोजना को शुरू किया था, यहाँ पर मिड डे मील को सबसे पहले, तो आपने यहाँ पर देखा था कि ये इंडिया था। इंडिया के नीचे नीचे सबसे कौन आ रहा था नीचे, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य ने इसको आरंभ किया था मिड डे मील योजना को, ठीक है, तो ये याद रखना आप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 12 नंबर, किस देश में अफ्रीकी अमेरिकन लोग समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तो वो देश बताना है किस देश के अंदर ये अपने संघर्ष चल रहा है, अफ्रीकी अमेरिकन लोग समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अफ्रीकी अमेरिकन लोग कहाँ रहते हैं, वर्ड ही देख लीजिए, अफ्रीकी अमेरिकन। अफ्रीकी अमेरिकन का मतलब, अफ्रीकी मतलब अफ्रीका के लोग और अमेरिकी मतलब अमेरिका देश में, तो अमेरिका में होगा, आपको इस वर्ड से पहचान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका में है, अफ्रीकी अमेरिकन लोग कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं ना, तो वहीं होगा, ठीक है। 13 नंबर, रोजा पार्कस ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया, तो ये आप बताओ कि रोजा पार्कस ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था, नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स ये मूवमेंट्स, या फिर स्वतंत्रता आंदोलन, या न्यायिक आंदोलन, या धार्मिक आंदोलन। तो आपने देखा था कि जो रोजा पार्कस थी सीट पर बैठी थी और एक गोरे लोग को सीट देने से मना कर दिया, उसके बाद में जो आंदोलन हुआ उसे क्या कहा गया, नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी सभी को समानता देने के लिए ये नागरिक अधिकार आंदोलन चला था। कब चला था दोस्तों, ये 1964 के अंदर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर किस वर्ष नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत भेदभाव को निषेध कर दिया गया, तो किस वर्ष ये निषेध कर दिया गया था, ये आप यहाँ पर देख लीजिए 1964 के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से है, तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व बतानी है दोस्तों आपने कौन कौन सी है, आपने 6 क्लास में पढ़े हुए, 7 क्लास के जो फर्स्ट अपनी वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर ही मैंने आपको बताया था कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन से होते हैं। मुख्य तत्व यानी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं लोकतांत्रिक सरकार के, लोगों की भागीदारी, यानी इसमें लोग भागीदार लेते हैं लोकतांत्रिक देश में, सही है। फिर संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान होता है, ये भी सही है। फिर समानता और न्याय होती है, ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपने हो चुके हैं यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लिया है। और ये करने के बाद में आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देख लेते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लिया, चैप्टर भी हो चुका है। अब अपने यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है आपके फर्स्ट चैप्टर के, वो अपने अब कर लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट देखिए दोस्तों कौन सा है, मध्याह्न भोजन क्या है, यानी मिड डे मील क्या है, इसके लाभ बताइए। तो मिड डे मील क्या होता है दोस्तों, बताइए कि दोपहर के अंदर जो भोजन दिया जाता है स्कूलों, प्राइमरी स्कूलों के अंदर बच्चों को, उसी के को क्या कहते हैं, मिड डे मील कहते हैं। तो वो यहाँ पर लिख दीजिए। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, मिड डे मील कहते हैं या मध्याह्न भोजन कहते हैं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर इसके लाभ क्या है, इसके लाभ बताओ दोस्तों क्या है,
पहले जो गरीब बच्चे होते थे स्कूल नहीं जा पाते थे, अब जब भोजन मिलने लगा तो ज़्यादा संख्या में जाने लगे। फिर जाति के पूर्वाग्रह, जो जाति के आधार पर भेदभाव करते थे लोग, अब वो जाति वाला भेदभाव भी खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि अमीर और गरीब के बच्चे साथ साथ भोजन करने लग गए। ठीक है, फिर गरीब बच्चे जो भूखे आते थे स्कूलों के अंदर, वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे पढ़ाई के अंदर, और जिससे पढ़ाई नहीं होती थी। अब भोजन मिलने लगा तो वो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ज़्यादा संख्या में बच्चे भी आने लगे। तो ये इसके लाभ है, यहाँ पर लिख दीजिए। भोजन, दोपहर का भोजन मिलने से गरीब बच्चों ने स्कूलों में अधिक प्रवेश लिया। ठीक है, अधिक प्रवेश क्यों लिया? इसका कारण क्या था? पहले जो उनकी माएँ होती थी वो काम करने के लिए चली जाती थी, भाई उनको भी ज़रूरी है काम करना। ठीक है, अगर वो काम नहीं करेगी तो वो खाएगी क्या? तो इसलिए उनकी माएँ काम पर चली गई, वो अपने बच्चों को भी साथ में ले जाती थी। अगर बच्चों को स्कूल में भेज दिया तो उनको अब भोजन भूखे पेट थोड़ी भेजेगी। अब सुबह भी भोजन नहीं मिलता था, फिर वो उनको या तो दोपहर को आना पड़ता था वापस काम से, अगर वापस आओगे तो वो जो काम वाले हैं वो आने नहीं देते बीच में, तो इस कारण से वो साथ में ले जाती थी, बच्चों को स्कूल में भेजती नहीं थी। अब जब ये भोजन वाला कार्यक्रम शुरू हुआ तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि अब भोजन तो स्कूल में मिलने लग गया। अब माँ को भी पता है भी भोजन तो स्कूल के अंदर मिल जाएगा, तो बच्चे को स्कूल भेज देती है, दोपहर को भोजन वहाँ से मिल जाता है और माँ भी निश्चिंत होकर काम करती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, इससे जातिगत असमानताओं में सुधार आया, क्योंकि स्कूल में अमीर और गरीब दोनों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। पहले क्या होता था? पहले अमीर और गरीब के अंदर एक बहुत बड़ी खाई होती थी, इसको भरने का काम किसने किया? मिड डे मील ने। किससे? पहले अमीर और गरीब के बच्चे एक दूसरे से भेदभाव करते थे, लेकिन अब ये भोजन वाला कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो अब क्या हुआ? अब दोनों अमीर और गरीब के बच्चे साथ साथ फ्रेंड बन जाते हैं और साथ साथ भोजन करते हैं। ठीक है, इससे ये असमानता भी दूर हुई। पहले बच्चों को घरों से भूखे आते थे, जिससे वे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, लेकिन अब भोजन मिलने से वे अच्छे पढ़ पाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले अब भूखा कोई इंसान आएगा तो भूखा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कैसे कर पाएगा? अगर आपको भूखे पेट बैठा दिया जाए तो क्या आप पढ़ पाओगे? आपका सारा ध्यान पेट पर होगा। ठीक है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अब क्या हुआ? जब ये भोजन मिलने लग गया तो भोजन मिल जाता है, अच्छे से पढ़ाई करते हैं मज़े से। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो कंट्री होती है उसके अंदर लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, ये क्यों जरूरी है, किस लिए? तो देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस पर आधारित है? समानता के विचार पर। समानता के विचार पर आधारित है। समानता के विचार यानी प्रत्येक वयस्क को एक वोट डालने का हकदार है, चाहे उसका जाति, धर्म, लिंग, वंश कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, ये कह रहा है कि समानता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस पर आधारित है? समानता के विचार पर। समानता कैसे? समानता यानी सभी व्यक्ति समान है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार है, उसका जाति, धर्म, लिंग, वंश कुछ भी हो। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा इसके आधार पर। तो जब ये वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का मतलब होता है सरकार को चुनना, जब सरकार को चुनने का अधिकार उसको है तो फिर आगे देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर देता है। प्रतिनिधि चुनने का, अगर कोई प्रतिनिधि चुनते हैं, उम्मीदवार को चुनते हैं, तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या करता है? प्रत्येक नागरिक को ये अवसर देता है चुनने का, यानी सरकार अब लोगों के द्वारा चुनी जा रही है। तो अब देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है और सभी नागरिकों को प्राप्त है। अब जब सरकार लोगों के द्वारा चुनी जा रही है तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र के अंदर तो जरूरी होगा। तो ये आप पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मध्याह्न भोजन और लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार क्यों आवश्यक है। चलते हैं आप अपने 3 नंबर, तीसरा क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। ठीक है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार में यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है, कि आप इससे क्या समझते हो और लोकतंत्र के अंदर ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कानून प्रत्येक व्यक्ति को समानता और न्याय प्रदान करता है। पहले तो ये देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। ठीक है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। आपने इंडिया के अंदर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से सब कुछ चलता है, संविधान से सब कुछ चलता है, तो संविधान की नज़रों में सब कुछ बराबर है। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि कानून प्रत्येक व्यक्ति को समानता और न्याय प्रदान करता है। ठीक है, कानून क्या करता है? प्रत्येक व्यक्ति को समानता और न्याय प्रदान करता है। अगर मान लो कि समानता मतलब सभी समान है और न्याय का मतलब हो गया, चाहे कोई एक अमीर व्यक्ति कोई अपराध करेगा तो उतना ही दंड उसको मिलेगा और गरीब व्यक्ति करेगा तो उसको ही दंड उतना ही मिलेगा। ठीक है, यानी समान है सभी और न्याय भी सभी को समान ही मिलेगा। एंड नेक्स्ट, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं करता।
ये क्या कह रहा है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसकी जाति अलग है या धर्म अलग है, धर्म हिंदू है तो उसको कुछ नहीं होगा, अगर मुस्लिम है तो उसको ज़्यादा दंड मिलेगा, सभी को सेम ही मिलेगा, ठीक है। सभी के अंदर समानता रखी जाएगी, कोई ऐसे ऊंचा नीचा नहीं किया जाएगा, कोई नीची जाति का या ऊपर जाति का, तो सभी को समान ही अवसर मिलेगा और समान ही दंड मिलेगा। फिर प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के समान अवसर प्रदान करता है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि नीची कास्ट का लोग चला जाएगा तो उसको ज़्यादा अवसर मिल जाएंगे, सेम ही है, सब बराबर है, इक्वल है, ठीक है। वो एक रिजर्वेशन वो अलग चीज़ है, वो बाद में बात करेंगे। थर्ड नंबर यहाँ भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्या है लास्ट के अंदर, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, ये 2 पॉइंटों में आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आगे भी इससे ये क्वेश्चन था कि इस कथन से आप क्या समझते हैं, आपकी राय पूछ रहा है, तो आपकी राय ये थर्ड पॉइंट बताएगा, आपके विचार में लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, ठीक है। तो इसमें देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब होता है, वही मतलब होता है कि 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो वोट डाल सकते हैं, सभी को वोट डालने का हक है, ठीक है। अब वोट डालने का हक का मतलब क्या होता है, सरकार को चुनना। अब सरकार को सभी लोग मिलकर चुन रहे हैं यहाँ पर, तो फिर क्या हुआ, तो सरकार का भी हक बनता है कि सभी को समान रखा जाए, समान इक्वलिटी रखी जाए। तो अब वही कह रहा है कि जिसमें भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समानता होना आवश्यक है। मान लो कि जैसे समानता नहीं होगी, ज़्यादातर जनसंख्या पॉपुलेशन किसकी है, गरीबों की है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अमीर है, 20% अमीर, 80% गरीब है, तो अब 20% के आधार पर अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री चलती है तो वो क्या मजबूत बन पाएगी, कभी नहीं बन पाएगी। तो उस डेमोक्रेटिक कंट्री को मजबूत बनाने के लिए समान न्याय और समानता रखनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी लैंग्वेज के अंदर कोई भी पॉइंट लिख दीजिए, स्कूल के अंदर आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने इससे मिलने वाले हैं। फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये आपके छोटे छोटे नीचे जो बुक्स के अंदर दिए होते हैं वही है, तो ये भी आपको याद रखना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट मूवमेंट, ये किसे कहते हैं कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के एक वोट डालने का हक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर प्रत्येक वयस्क नागरिक एक वोट डालने का हकदार है। फिर 5 नंबर नागरिक अधिकार आंदोलन, नागरिक अधिकार सिविल मूवमेंट सफ्रेज, ये आपको याद रखना है। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, नागरिक अधिकार आंदोलन दोस्तों क्या हुआ था, अमेरिका के अंदर अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने मिलकर विरोध किया था गोरे लोगों का, ठीक है, किस लिए, समानता लेने के लिए। तो वो क्या समानता मिल पाई, हाँ समानता मिल पाई। 1964 के अंदर ये घोषित कर दिया था सरकार ने कि सभी व्यक्ति समान है वहाँ पर, तो यही है नागरिक अधिकार आंदोलन। तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि ऐसा आंदोलन जिसने अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को नस्लगत भेदभाव को समाप्त कर समानता का अधिकार दिलाया, ठीक है। अपने वर्डों में भी आप लिख सकते हो, आपको बस कहानी याद रहनी चाहिए कि नागरिक अधिकार आंदोलन है क्या। दोबारा से देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। अमेरिका के अंदर दोस्तों जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके साथ में भेदभाव होता था। अब उन लोगों के साथ में भेदभाव होता था तो एक दिन उन्होंने विद्रोह कर दिया, एक दिन उन्होंने आंदोलन चलाया, और आंदोलन किस लिए चलाया, समानता के लिए। तो वो समानता के लिए जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, तो उस भेदभाव को समाप्त कर समानता का अधिकार मिल गया। इसे क्या कहते हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए, बाकी आप बुक से भी देख लेना, पहले ये आप कर लेना, उसके बाद में बुक से देखना, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप वो नीचे कमेंट में लिख सकते हो। और कोई चीज़ बढ़िया लिखे तो यार वो भी लिखिए, हम इतना आपके लिए मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई डाउट आता है वो भी लिखिए, और कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो भी लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, ठीक है।